अनएम्प्लॉयमेंट। क्या इन्होंने निष्कर्ष दिया? इन्होंने निष्कर्ष दिया क्या कि मुद्रास्फीति, यहां से बातों को समझिएगा, कि मुद्रास्फीति इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेरोजगारी के। ठीक है? अरे 9th 10th वगैरह में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन पढ़ा होगा, ठीक ना? ऐसा तो कोई नहीं होगा आप लोगों ने इसलिए 10th भी नहीं पास किया होगा, ठीक ना? चलिए फिर भी मैं समझाता हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है क्या कि यदि महंगाई बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति के, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दर जो है वो घटेगी। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन। इसी को चार्ट के रूप में समझाया जाता है ऐसे, ये देखिए, ठीक है? इस वाले एक्स एक्सिस पर हम क्या मान लेते हैं? एक्स एक्सिस पर हम मान लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक? और इस वाले एक्सिस पर हम क्या मान लेते हैं? इन्फ्लेशन, ठीक है? तो इसको यदि हम चार्ट के रूप में दिखाएंगे तो वो कुछ चार्ट ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा? ये देखिए क्या है कि जैसे जैसे महंगाई घटती जा रही है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये देखिए मेरे हाथ को साथ साथ चलिएगा, देखिए इधर ऊपर जाने पर महंगाई बढ़ रही है, इधर ऊपर जाने पर जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे महंगाई घटती जा रही है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसी को कहा जाता है फिलिप्स कर्व। इसको क्या कहा जाता है? फिलिप्स कर्व। याद रखिएगा पीटी में आपसे सीधे यही पूछा जा सकता है कि फिलिप्स कर्व जो है वो क्या बताता है, क्या दर्शाता है। इसी को क्या कहा जाता है? फिलिप्स वक्र। हिंदी में यदि हम लिखें तो फिलिप्स वक्र, ठीक है? तो क्या है फिलिप्स कर्व? जरा बात को समझिए। फिलिप्स कर्व के थ्रू ये आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे महंगाई घटेगी वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, या फिर जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी मुद्रास्फीति बढ़ेगी वैसे वैसे बेरोजगारी घटती जाएगी, ठीक है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं इन्होंने कैसे समझाया। एक बात देखिए, हम किससे लेके चल रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन से, यानी कि बाजार में मुद्रास्फीति है, महंगाई है, ठीक ना? बाजार में क्या है? महंगाई है। महंगाई है इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि डिमांड जो है वो सप्लाई को मैच नहीं कर पा रहा है। डिमांड जो है वो सप्लाई को मैच नहीं कर पा रहा है। कल बताया था, कल की क्लास याद कीजिए, डिमांड फुल इन्फ्लेशन बताया था ना, क्या कि डिमांड सप्लाई मिसमैच। महंगाई के पीछे क्या कारण होता है कि या तो जितनी सप्लाई है मार्केट में, सप्लाई है मार्केट में जो है वो 10 केजी टमाटर है, 10 केजी टमाटो है, लेकिन डिमांड जो है वो कितने की है? वो डिमांड है 20 केजी की, डिमांड है 20 केजी की। तो क्या हो जाएगा? मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि माल जो है वो 10 ही किलो है, लेकिन खरीदने वाले कितने हैं? 20 केजी। तो सिंपल सी बात है, जो बेचने वाला होगा वो क्या करेगा? कीमतें बढ़ाकर बेचेगा। समझ में आ रहा है ना? डिमांड सप्लाई मिसमैच। या फिर क्या है कि डिमांड उतनी ही है, डिमांड जितनी पहले थी ना, यानी कि डिमांड 20 केजी ही है, और क्या था? पहले सप्लाई भी 20 केजी ही था। तो क्या था कि महंगाई जो है वो बैलेंस्ड थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि किसी भी कारण से सप्लाई जो है वो घट गया। किसी भी कारण से का क्या मतलब है कि मान के चलिए प्रोडक्शन नहीं हुआ, या मान के चलिए जिस कहीं से आने वाला था वहां रास्ते में कुछ समस्या आ गई, ट्रांसपोर्टेशन हड़ताल हो गया, या फिर मान के चलिए रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, कोई भी दिक्कत हो गई, जिसके कारण क्या हो गया? सप्लाई इंपैक्ट हो गया, आपूर्ति जो है वो प्रभावित हो गई। तो क्या हो गया? ये डिमांड सप्लाई मिसमैच। समझ में आया क्या होता है डिमांड सप्लाई मिसमैच? क्या होगा? इस वाले कंडीशन में भी महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक ना? तो मुद्रास्फीति होने का एक सामान्य सा क्या इसका निष्कर्ष निकलता है? मुद्रास्फीति है, महंगाई है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड है मार्केट में और सप्लाई जो है वो उस अनुरूप में नहीं है, ठीक ना? तो सिंपल सी बात है, यदि महंगाई है तो मैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं अगर कोई कंपनी खड़ा करना चाहता हूं, या फिर मान के चलिए मैं कोई पूंजीपति हूं, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं नया कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करूं, ताकि क्या हो सके? मार्केट में डिमांड है ही पहले से और सप्लाई कम है, तो मैं उस सप्लाई को पूरा करूंगा। इससे क्या होगा? मेरा माल बिकेगा, मुझे भी फायदा होगा। तो इन्फ्लेशन का होना ये दिखाता है क्या कि मार्केट में मांग है, और मार्केट में मांग है तो इसका मतलब क्या है कि उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है, और
प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, नए प्लांट्स लगाने होंगे। प्लांट्स का क्या मतलब है, नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नए तरह के जो है रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे जॉब्स उत्पन्न होंगे। और जॉब्स यदि उत्पन्न होंगे तो क्या हो गया, बेरोजगारी कम हुई ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ। ये बात समझ में आई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ ना, यही तो था फिलिप्स का, यही तो फिलिप्स का कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो क्या है, बेरोजगारी दर कम होती है। कैसे हमने इस चीज को समझा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अरे सिंपल सी बात है, आप खुद सोच के देखिए ना, आपको कोई एक बिजनेस खड़ा करना है तो आप सिंपल सी बात है आप वही प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे ना जिसकी मार्केट में डिमांड हो। और महंगाई का होना अपने आप में ये बता रहा है कि मार्केट में डिमांड है, तो इसके कारण क्या होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेंगे कि वो प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करना होगा, उनको नए नए कारखाने, नए फैक्ट्रीज, कुछ भी नया करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, जॉब देंगे। तो जैसे ही लोगों को जॉब मिलेगा तो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है। ये बात समझ में आई? हाँ, कैसे महंगाई के बढ़ने से जो है वो मुद्रा क्या बोलते हैं, बेरोजगारी घटती है, ठीक ना। इस कारण से भी कहा जाता है कि आपकी महंगाई होना, एक सीमित स्तर में महंगाई होना जो है वो आवश्यक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, आगे बताऊंगा इसमें क्या कमियां थी, इस चार्ट में क्या कमियां हैं। जब हम लोग स्टैग्फ्लेशन पढ़ रहे हैं ना आज भी, तब बताऊंगा ये। लेकिन यहाँ तक ये समझ में आया कैसे जो है वो महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बीच में संबंध होता है। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे क्या कि महंगाई के क्या क्या टाइप्स हैं, प्रकार क्या है। इन टाइप्स को देखने के क्रम में हमने देखा था कि यदि हम रेट के बेसिस पर महंगाई किस दर से बढ़ रही है, यदि हम इस बेसिस पर, इस आधार पर यदि हम अनुमान मतलब अध्ययन करें तो महंगाई 4 प्रकार की हो सकती है। पहली क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जिसे सामान्यतः 0% से लेकर 3% तक के बीच में माना जाता है। और आपको बताया था कि भारत में जितनी, विश्व में जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सामान्यतः वहां पर जो है वो आपको इसी स्तर में मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोगों के पास जरूरत की सारी चीजें मौजूद है, तो डिमांड ही बहुत कम क्रिएट होता है, और डिमांड कम क्रिएट होता है तो मुद्रास्फीति कम रहती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमने देखा था वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी कि चलती हुई मुद्रास्फीति। वॉकिंग इन्फ्लेशन ये कितना था, लगभग 4% से लेकर 10% के बीच में, इसको हम कहते थे वॉकिंग इन्फ्लेशन। मैंने आपको क्या बताया था, ये सामान्यतः आपको विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेवलपिंग कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है। इसी में मैंने आपको बताया था क्या कि लोअर एंड पर रहना यानी कि 4, 5, 6% तक रहना ये अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि हायर एंड पर है 9, 10% तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बुरा माना जाता है, या फिर मतलब समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तीसरा हमने क्या देखा था, तीसरा हमने देखा था इसी में क्या, तीसरा हमने देखा था रन अवे इन्फ्लेशन यानी कि भागती हुई मुद्रास्फीति। भागती हुई मुद्रास्फीति, भागती हुई मुद्रास्फीति यानी कि हमने क्या देखा था, जब मुद्रास्फीति की दर जो है वो 10% से बढ़कर 30% तक, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कई किताबों में आपको 50% भी मिल जाएगा, ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना है। मतलब क्या है, 10% से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे भागती हुई मुद्रास्फीति या फिर रन अवे इन्फ्लेशन। यानी कि ये रेड सिग्नल है, अब संभाल लो, नहीं तो फिर क्या है, अर्थव्यवस्था समाप्त होने वाली है, या अर्थव्यवस्था जो है वो एकदम चौपट होने वाली है, ठीक ना। एग्जाम्पल दिया था, आपको बताया था ना, पाकिस्तान में अभी महंगाई दर इसी रेट में चल रही है, इसी कंडीशन में है, ठीक ना। इसके बाद चौथा जो प्रकार था दैट वाज हाइपर इन्फ्लेशन। इसी को क्या कहते थे, गैलोपिंग इन्फ्लेशन की, गैलोपिंग, गैलोपिंग, ठीक ना। चरम मुद्रास्फीति, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, चरम मुद्रास्फीति।
ठीक है, यानी कि महंगाई की दर जो है वो 30+। आपको क्या था ना 2008 में जिम्बाब्वे में महंगाई की दर कितनी थी? 90 बिलियन%। 90 बिलियन%। देखा था कितनी जीरो थे, ठीक ना। इसके अलावा आपको बताया था 2019 में जो है वो वेनेजुएला में महंगाई की दर कैसी थी। इन सब को कहा जाता है चरम मुद्रास्फीति। जब जो है उस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाती है, वहां की मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। दिखाया था ना $1 बिलियन का एक जिम्बाब्वे का नोट, ठीक ना, उस मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, तब ना इतने बड़े बड़े उनको नोट छापने पड़ रहे थे, ठीक ना। तो ये हमने देखे थे प्रकार, ठीक। इसके बाद हम क्या देख रहे थे, यहां से हमें आगे करना है। इसके बाद हमने देखना शुरू किया था कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कारण के आधार पर। कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के क्या प्रकार हैं। इसमें से सबसे पहले हमने देखा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसे हिंदी में हम क्या कहते थे? इसे हम हिंदी में कहते थे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक। इसी को समझाते वक्त मैंने क्या बताया था कि ये मुद्रास्फीति डिमांड सप्लाई मिसमैच पर आधारित है। मिसमैच पर आधारित है। डिमांड सप्लाई मिसमैच कैसे होता है? डिमांड सप्लाई मिसमैच, या तो सप्लाई उतनी ही है, ये स्थिर है, और डिमांड जो है वो बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति, महंगाई आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। या फिर क्या हुआ कि डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई घट गई, तब भी क्या हो जाएगा? तब भी हो जाएगा इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक ना। एग्जांपल दिया था, कोई भी एग्जांपल रैंडमली ले लीजिए। मार्केट में क्या है, ये पेन, इसकी सप्लाई पहले भी 10 थी और आज भी 10 है, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि मार्केट में पेन खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई, यानी कि क्या हो गया, इस पेन की डिमांड बढ़ गई। तो पेन बेचने वाले हैं उनके पास तो 10 ही है, लेकिन खरीदने वाले जो है वो 50 आ रहे हैं। इसके कारण क्या हो जाएगा? इस पेन की कीमत बढ़ जाएगी कि नहीं? यही तो है मुद्रास्फीति। दूसरी तरफ मान के चलिए क्या है कि डिमांड जो है वो बराबर ही है, 10 पेन की पहले भी डिमांड थी, आज भी मार्केट में 10 पेन की ही डिमांड है, लेकिन क्या हो गया? सप्लाई आना ही बंद हो गया। या फिर मान के चलिए जो कंपनी इसको बनाती थी वहां पर कोई दिक्कत हो गई, आग लग गई कंपनी में, या फिर मान के चलिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मार्केट में पेन ही नहीं आ रहा है, या पेन आ रहा है तो 5 पेन आ रहा है, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया ना, फिर से पेन की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। यही डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक ना। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह आपको सामान्यतः देखने को मिलेगा। डेवलपिंग कंट्रीज में ये आपको सामान्यतः देखने को मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग इकोनॉमीज में टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक ना। जैसे कि भारत, डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या हो रहा है कि नए जो है वो अवसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, नई सड़कें बन रही हैं, नए पुल बन रहे हैं, तो अवसंरचना निर्माण हो रहा है। अवसंरचना निर्माण हो रहा है, इसका क्या मतलब है? अवसंरचना निर्माण हो रहा है, इसका मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनके पास पैसे आ रहे हैं। उनके पास पैसे आएंगे तो इसका क्या मतलब है कि वो बाजार में मांग उत्पन्न करेंगे, वो ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे। पहले मेरे पास पैसे कम थे तो मैं 2 शर्ट ही खरीद के रखता था, अब मेरे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं चाहे किसी भी कारण से, तो मैं ज्यादा शर्ट खरीदना पसंद करूंगा ना, मैं ज्यादा शर्ट खरीदूंगा। इसके कारण क्या होगा? डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। तो डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी तरफ विकासशील देश जैसे कि भारत, यहाँ पर क्या है, सरकार भी बहुत तरह से व्यय करती है, सरकार भी बहुत तरह से क्या करती है? व्यय करती है, खर्च करती है, जिसके कारण पुनः क्या होता है, अलग अलग सरकारी योजनाओं के माध्यम से, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों के पास पैसा अधिक होता है। या तो डायरेक्टली सब्सिडी के रूप में अगर डायरेक्ट कैश दे रहे हैं तब भी मेरे पास पैसा आ रहा है, या मुझे किसी और तरह की मदद मिल रही है सरकारी योजनाओं के माध्यम से, तो भी तो मेरा खर्च कम हो रहा है ना। तो दोनों ही कंडीशन में मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे ज्यादा हो रहे हैं ना,
तो इसका मतलब क्या है, उन पैसों को मैं बाजार में जाके खर्च करूंगा, तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कौन सी मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत में आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक सामान्य परिघटना दिखेगी। यहां तक बात समझ में आया, ठीक है। तो यह है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यही कारण है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन कब तक अच्छा है, जब तक ये कंट्रोल हो। जब ये कंट्रोल से बाहर जाने लग जाता है, तब ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो जाता है, चुनौती उत्पन्न करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई ना। ठीक, इसी कारण से डिमांड पुल इन्फ्लेशन को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन लीड्स टू ग्रोथ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन लीड्स टू ग्रोथ। कैसे लीड्स टू ग्रोथ? क्यों? क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि और ज्यादा फैक्ट्रीज लगाए जा सकते हैं, और ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, जॉब मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको नहीं लग रही है कि ग्रोथ का पैमाना है? इन सारी चीजों से अर्थव्यवस्था में विकास ही तो हो रहा है। तो इसीलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है। लेकिन कब तक अच्छा माना जाता है? जब तक ये कंट्रोल हो। अगर ये कंट्रोल से बाहर चला गया तो फिर दिक्कत उत्पन्न करता है। यही कारण है क्या कि गवर्नमेंट, कोई भी सरकार जब वो देश में रोजगार उत्पन्न करना चाहती है ना, तो वो एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है जिसका नाम है नायरू। नायरू क्या है? नायरू, नायरू का फुल फॉर्म होता है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नायरू, किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास सुनिश्चित करने के लिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है। क्या है? नायरू का नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? जरा बात को समझिएगा। यानी कि देश में रोजगार, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट को इस दर से कम करो कि मांग इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि सप्लाई उसको मैच ही ना कर पाए। सप्लाई उसको मैच ही ना कर पाए। बात को जरा फिर से समझिएगा। नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी को कम करने की दर ऐसी हो, बेरोजगारी को कम करने की दर ऐसी हो कि इन्फ्लेशन एक्सेलरेट ना हो जाए। नाम में ही है कि बेरोजगारी को कम करने की दर ऐसी हो कि इन्फ्लेशन एक्सेलरेट ना हो जाए। ठीक ना? यानी कि बेरोजगारी, सिंपल सी बात है, अगर बेरोजगारी कम होगी, रोजगार लोगों को ज्यादा मिलेगी। बेरोजगारी कम हो रही है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा? लोगों के पास पैसा आएगा। लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? मार्केट में जाके चीजें खरीदेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जिसके कारण क्या है? मुद्रास्फीति बढ़ेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, ये तो अर्थव्यवस्था के लिए सर अच्छा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन जरा सोच के देखिए, अब क्या हो रहा है कि जो बेरोजगारी की दर जो है वो बहुत तेजी से घट रही है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन मार्केट में जो डिमांड वो क्रिएट कर रहे हैं उसको मीट करने के लिए सप्लाई अचानक से नहीं बढ़ रही है। तो अब क्या होगा? सप्लाई अचानक से नहीं बढ़ रही है तो क्या होगा? डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, सप्लाई उतना ही रह गया। क्या हो जाएगा? महंगाई जो है वो जरूरत से ज्यादा कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। इसीलिए बेरोजगारी को कम करते वक्त सरकारें जो है वो ये ध्यान रखती है कि इतनी तेजी से बेरोजगारी ना कम करें या इतनी तेजी से बेरोजगारी को ना घटाएं कि सप्लाई को हम इंश्योर ना कर पाए। ठीक ना? इनफैक्ट मैं आपको एक कदम और आगे बढ़कर बता रहा हूं कि सरकारें ये भी ध्यान रखती हैं कि बेरोजगारी यदि कम करो ना तो प्रोडक्शन वाले, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन वाले सेक्टर में क्या करो? बेरोजगारी को कम करो। रियल सेक्टर में, अर्थव्यवस्था का रियल सेक्टर याद आ रहा है? रियल सेक्टर में बेरोजगारी को जल्दी कम करो। क्यों?
क्योंकि रियल सेक्टर में वास्तव में प्रोडक्शन होता है। वास्तव में प्रोडक्शन होता है तो सप्लाई कहां से पूर्ति हो पाएगी? सप्लाई किधर से सुनिश्चित हो पाएगा? वो प्रोडक्शन वाले सेक्टर से। वहीं एक बात बताइए, अगर सर्विस सेक्टर में अगर अचानक से जो है वो बेरोजगारी कम हुई, जैसे मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा क्लर्क्स की बहाली हो गई, तो क्लर्क, एक बात बताइए, क्लर्क आपको कंसल्टेंसी देते हैं या फिर मान के चलिए वो आपका काम कर देते हैं, लेकिन इसके कारण प्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली क्लर्क जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, लेकिन एक क्लर्क जो होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं करता है, वो दूसरे वाले सेक्टर में आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक ना? इसीलिए सरकार जो है ना वो प्रोडक्शन रियल सेक्टर में बेरोजगारी को कम करने पर ज्यादा बल देती है। क्लियर हो रहा है? नायरू क्या है कि बेरोजगारी को इतनी तेजी से ना घटा दो कि महंगाई जो है वो कंट्रोल के बाहर चली जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं नायरू। ठीक है? आपको पता होगा साल 2005-6 में भारत में क्या हुआ था? 2005-6 में भारत में मनरेगा नाम से एक योजना चलाई गई थी। नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, मनरेगा, जिसके तहत क्या है कि अब साल में 100 दिन, कम से कम 100 दिन काम पाने का अधिकार आपको कानूनी रूप से दे दिया गया है। हाँ? कि 100 दिन का काम आपको दिया जाएगा। आप यदि मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत हैं तो आपको काम दिया जाएगा। अगर वो काम नहीं दे पाते हैं तो आपको वो मुफ्त में पैसे देंगे। ऐसा जो है वो इस कानून के अंतर्गत प्रावधान है। अब जरा देखिए क्या हुआ, मनरेगा के कारण क्या हुआ? लोगों को रोजगार मिला। ठीक ना? एमजी नरेगा के कारण क्या हुआ? लोगों को रोजगार मिला। अब लोगों को रोजगार मिला तो इसके कारण क्या हुआ? लोगों ने मांग क्रिएट की। सिंपल सी बात है, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों ने मांग क्रिएट की। लेकिन मनरेगा में जो ज्यादातर काम थे वो सारे काम जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन से लिंक्ड नहीं थे। बात समझ में आया? उससे जो है वो किसी खाद्य पदार्थ का या किसी वस्तुओं का इनका डायरेक्ट उत्पादन नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ? बात को समझिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल गया तुरंत, ठीक ना, जिसके कारण लोगों के पॉकेट में पैसा आया और लोगों ने मार्केट में जाकर डिमांड क्रिएट किया। लेकिन मनरेगा के तहत जो रोजगार है वो क्या कर रहे हैं? वो वस्तुओं का उत्पादन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई, सप्लाई जो है वो उतना ही रहा। तो क्या हो गया? महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी। यही कारण है कि आपने नोटिस किया होगा क्या है कि इससे पिछली जो हमारी सरकार थी ना, मतलब मोदी जी से पिछली जो सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, उस पूरी सरकार में यदि सबसे बड़ा कोई प्रश्न चिन्ह या सबसे बड़ी कोई चुनौती रही थी तो वो क्या रही थी? वो थी महंगाई। इनफैक्ट आपको ये भी पता होगा कि 2014 का चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा गया था कि महंगाई, उस दौरान महंगाई बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक ना? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी महंगाई नहीं है, लेकिन अगर आप जाके स्टडी कीजिए वहां 10-10%, 12-12% के आसपास जो है वो महंगाई चलती थी। ठीक ना? तो इसके पीछे कारण ये था नायरू। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को इतनी तेजी से घटाया गया मनरेगा के माध्यम से कि सप्लाई उस मांग को मीट नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या हो गया? बाजार में महंगाई बढ़ गई। ठीक ना? अब ये बात समझ में आई? नायरू का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे तरफ। दूसरा टाइप क्या था? दूसरा प्रकार क्या था? दूसरा प्रकार था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मांग नहीं, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति। क्या है लागत जनित मुद्रास्फीति? बात को जरा समझिएगा। मान के चलिए मैं क्या कर रहा हूं, मान के चलिए क्या कर रहा हूं, इसको लाइट को कर दीजिए। मान के चलिए क्या हो रहा है कि मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं, जैसे कि क्या है, मैं पार्ले जी बिस्किट बना रहा हूं। पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए का, ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, पार्ले जी बिस्किट बना रहा हूं। ठीक, बिस्किट बनाने की कंपनी है मेरी। क्या हो रहा है, एक पैकेट बिस्किट बनाने में मुझे पड़ रहा है 4 रुपए। 4 रुपया जो है वो मेरा पूरा खर्च है। जितना भी उसमें रॉ मटेरियल लगा, जितना भी उसमें पैकेजिंग कॉस्ट लगा, जितना भी उसमें लेबर चार्ज लगा, सब लगा के मुझे एक पैकेट पार्ले जी बनाने में कितना खर्च हो रहा है? 4 रुपया।
मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, 1 रुपया अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ रहा हूँ और मैं कितने में इसको बेच रहा हूँ, मार्केट में 5 रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है, अब किसी कारण से क्या हो गया, मान के चलिए कि मेरा ये जो लागत है जो अभी 4 रुपया आ रहा था ये बढ़कर हो गया 4.5 हो गया। ठीक है, 4.5 रुपया हो गया। तो क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, 5 रुपया में ही अगर बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट होगा ना, मेरा प्रॉफिट या फिर मेरी जो आमदनी थी, मेरी जो आय थी, मेरा जो लाभ था वो इंपैक्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी प्राइस को बढ़ाकर कर दूंगा 6 रुपया। क्या मतलब, मान लीजिए 5.5 किया, मतलब प्राइस बढ़ाना, तो यही तो प्राइस का बढ़ना क्या है, मुद्रास्फीति है। यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति का क्या मतलब हुआ कि किसी भी कारण से यदि किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन में लागत में ही वृद्धि हो जाए, लागत में यानी कि इनपुट कॉस्ट में ही यदि वृद्धि हो जाए तो क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट का, अंतिम उत्पाद का भी मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे बात को समझिए, आपको ये बात तो पता होगा क्या कि भारत जो है वो क्रूड ऑयल का आयातक है, आयातक देश है। हम कच्चे तेल का आयात करते हैं, ठीक ना। हम पेट्रोल, डीजल या फिर जो ईंधन है, बाकी जो है ऊर्जा के संसाधन है, इसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। आपको पता है ना, हम जो है वो बाकी देशों से आयात करते हैं। पहले हम ईरान से करते थे, सऊदी अरेबिया, इराक से करते थे, फिर क्या हो गया, अमेरिका और ईरान में जो है वो नहीं बना, तो फिर अमेरिका ने हमें क्या कहा, तुम ईरान से तेल खरीदना कम करो। तो उस दबाव के कारण क्या होगा, हमें थोड़ा सा कम करना पड़ा। इधर क्या हुआ, तब तक रूस और यूक्रेन के बीच में जो है वो युद्ध छिड़ गया। रूस ने क्या कहा कि हम सस्ती दरों पर तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम रूस से खरीद रहे हैं। ठीक ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा क्या कि शायद हम सबसे बड़े इंपोर्टर, मतलब हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर क्रूड ऑयल का वो कौन बन गया है, रूस बन गया है। देख नहीं रहे हैं, रूस में से खरीद रहे हैं, जो जिसके कारण क्या, एस जयशंकर हमारे जो ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे जाके नहीं पूछते हैं क्या, जब वो विदेश गए जाते हैं तो पूछते हैं ना क्या कि आप रूस का तेल खरीदकर यूक्रेन के वॉर को फंडिंग कर रहे हैं। तो एस जयशंकर साहब क्या कहते हैं कि हम तेल खरीद रहे हो तो तुमको दिख रहा है, और तुम जो बिजली खरीद रहे हो, तुम जो बाकी गैस वहां से खरीद रहे हो वो तुमको नहीं दिख रहा है। ठीक ना, तो चलिए खैर छोड़िए, हम अपने टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। यानी कि क्या है, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल। कच्चे तेल, कच्चे तेल के संदर्भ में क्या है, भारत आत्मनिर्भर नहीं है। यानी कि क्या है, हमें कच्चा तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। ये एक ऊर्जा संसाधन है। आप एक बात बताइए, आप किसी भी तरह का गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप किसी भी तरह के वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन में कहीं ना कहीं आप एनर्जी को यूज तो कीजिएगा ही। तो पेट्रोल, डीजल या एनर्जी रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं उपयोग होगा ही। चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं क्या कि प्रोडक्शन में यूज नहीं हुआ। एक बात बताइए, उन वस्तुओं का आप ट्रांसपोर्टेशन तो कीजिएगा ना, एक जगह से दूसरे जगह। ट्रांसपोर्टेशन में भी तो कच्चे तेल का यूज होगा ना। कच्चे तेल का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कच्चे तेल के उत्पाद का उपयोग होगा। अरे इसी क्रूड ऑयल से निकलता है, इसी क्रूड ऑयल से निकलता है पेट्रोल, डीजल, सब कुछ इसी से निकलता है, मैंने बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो अब जरा सोच के देखिए, किसी भी कारण से यदि इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, किसी भी कारण से, दो देशों में युद्ध हो गया या मान के चलिए सैंक्शंस लगा दिए गए, किसी भी कारण से यदि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई, अब यदि कच्चे तेल की कीमतें मार्केट में बढ़ गई हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो कंपनियां भारत में हो या विश्व में हो, जो कंपनियां कच्चे तेल को या फिर तेल के उत्पादों को यूज करती है अपने प्रोडक्शन में, उनकी भी कीमत बढ़ जाएगी, उनकी भी लागत बढ़ जाएगी। अब यदि लागत बढ़ जाएगी तो क्या करना होगा उनको अपने वस्तुओं की कीमत भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर वो अपनी वस्तुओं की कीमत को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मुद्रास्फीति होगी। और ये कौन सी वाली मुद्रास्फीति होगी, ये होगी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये होगी लागत जनित मुद्रास्फीति। अब समझ में आया? एक लाइन, यदि लागत बढ़ जाने के कारण फाइनल उत्पाद के मूल्य में बढ़ोतरी हो जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति। क्लियर? इनपुट कॉस्ट, क्रूड ऑयल। यही कारण है कि आप देख लीजिएगा ना कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, भारत में आपको लागत जनित मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। क्लियर है? यहाँ पे बात समझ में आया ना? चलिए दूसरा, इसी में दूसरा, किसी भी उत्पादन में एक दूसरी लागत क्या होती है, दूसरी लागत होती है लेबर।
लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ये भी तो एक लागत है। अब जरा सोच के बताइए कि यदि किसी कारण से मुझे, मैं अगर कंपनी चला रहा हूँ, किसी कारण से यदि मुझे मेरे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं अगर उनके वेतन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना, उनकी सैलरी, उनके वेतन, उनके वेजेस यदि मुझे बढ़ाने पड़े किसी भी कारण से, तो आपको नहीं लग रहा है क्या कि मेरा इनपुट कॉस्ट फिर से बढ़ गया? अरे मैं अपने पॉकेट से थोड़ी बढ़ा के दूंगा उनको, सिंपल सी बात है। यदि उनके वेतन में वृद्धि हो गई है तो मैं उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए क्या करूंगा, अपने फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाऊंगा। और यदि फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो क्या हो जाएगा, ये भी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि मेरी लागत बढ़ गई है। लागत क्यों बढ़ी? क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी श्रमिक काम कर रहे थे उनके वेतन में वृद्धि हुई है। बात समझ में आया? तो या तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए यानी कि कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो तब भी लागत जनित मुद्रास्फीति होगी, या फिर लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाए, ठीक ना, तब भी क्या हो जाएगा, लागत जनित मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी। यहां तक बात समझ में आई? लागत जनित मुद्रास्फीति। यहाँ पर अगर इतनी बात समझ में आई तो थोड़ा सा मैं एक कदम और डीप में लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, जरा बात को समझिएगा। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति इनडायरेक्टली रिलेटेड है मांग जनित मुद्रास्फीति या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से। दिमाग कैसे, जरा सोचने की कोशिश कीजिए। मैं चाह रहा हूं क्या है कि दिमाग चलना शुरू हो, ठीक ना। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनर्शिया, पढ़ा था? अरे फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया पढ़ा था। हिंदी में क्या कहते हैं, जड़त्व का सिद्धांत, पढ़ा था ना। क्या कि कोई भी वस्तु यदि वो एक जगह रखी हुई है, अगर वो रुकी हुई है तो क्या है, वो उस कंडीशन में बनी रहना चाहती है until and unless कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। दूसरी तरफ यदि कोई वस्तु, कोई भी चीज जो है वो एक कांस्टेंट मोशन में है तब भी वो बने रहना चाहती है until and unless उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लागू हो। तो ऐसे ही आपका दिमाग तब तक नहीं खुलेगा जब तक क्या है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं उसके ऊपर लागू हो। तो जड़त्व ये तभी खत्म होगा जब आप दिमाग को चलाना शुरू करेंगे। तो जरा दिमाग को चलाइए, क्या है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे रिलेटेड है डिमांड पुल इन्फ्लेशन से। डिमांड पुल इन्फ्लेशन से मैं बता चुका हूं लिंक, दोनों में मैं लिंक बता चुका हूं। एक बार जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा, पॉज करके 2 सेकंड के लिए आप सोचिए, फिर मैं बताऊंगा ही, ठीक है ना। समझिएगा बात को। मैंने क्या बताया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होगा, जब लेबर के वेतन बढ़ जाएंगे, लेबर के वेतन बढ़ जाएंगे, वेजेस में बढ़ोतरी हो जाएगी, हाइक हो जाएगा। अब एक बात बताइए, लेबर में हाइक होना ये किसका कारण है, ये क्या करेगा, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, यदि लेबर के वेजेस में बढ़ोतरी हुई तो लेबर मार्केट में जाके डिमांड भी तो ज्यादा क्रिएट करेंगे। पहले मेरा जो वेतन जो था वो 100 रुपया था, ठीक है, तो मैं मार्केट में 100 रुपए की चीजें ही खरीद पा रहा था या फिर 80 रुपए की चीजें खरीद पा रहा था। अब मेरा वेतन बढ़कर हो गया है 200 रुपए, तो अब मैं 150 रुपए की चीज खरीद सकता हूँ ना। तो यदि मैं 150 रुपए की चीज खरीदने जाऊंगा तो यानी कि क्या है, मैं मार्केट में डिमांड ज्यादा क्रिएट कर रहा हूँ ना। तो इट वोंट, डोंट यू थिंक इट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ में आ रहा है कैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, ये बात समझ में आई। चलिए, तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होता है। तीसरा जो टाइप देख रहे थे वो क्या था, तीसरा प्रकार था, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसको हम कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। संरचनात्मक मुद्रास्फीति। जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति है कि अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमियों के कारण, स्ट्रक्चर में कुछ कमी है,
ठीक ना, स्ट्रक्चर में कुछ कमी है जिसके कारण क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसी जो कमियां जो स्ट्रक्चर से संबंधित है इनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल लिमिटेशन। बात को समझिएगा, यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, मतलब इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में जितनी आवश्यकता थी उतना उत्पादन हो रहा है, ठीक ना। बस दिक्कत क्या हो रहा है कि ये उत्पादन सही जगह पर पहुंच नहीं पा रहा है, सप्लाई सही जगह पर नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से क्या है, जिस क्षेत्र में ये सप्लाई नहीं हो पा रहा है उस क्षेत्र में क्या है, कमी आ गई है, जिसके कारण क्या है, महंगाई बढ़ रही है। तो यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर समस्या है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ समस्या है। क्यों समस्या है, या तो अच्छी सड़कें नहीं है, या फिर मान के चलिए रेल मार्ग नहीं है, मतलब कोई भी समस्या जिसके कारण क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन जिस क्षेत्र में उसकी कमी है वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि गुड्स सरप्लस रीजन, गुड्स सरप्लस रीजन यानी कि वस्तु अधिशेष क्षेत्र से गुड्स डेफिसिट रीजन में, गुड्स डेफिसिट रीजन में क्या हो रहा है, पहुंच लिंकेज नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति का एक कारण है, ठीक है। या फिर मान के चलिए हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या है, हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास भंडारण की उचित क्षमता नहीं है, which is leading to ample amount of wastage, जिसके कारण क्या हो रहा है, भारी मात्रा में बर्बादी हो रही है, वेस्टेज हो रहा है। सिंपल सी बात है, जरा सोच के देखिए, वेस्टेज हो रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। तो प्रोडक्शन तो हुआ, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, सप्लाई नहीं सुनिश्चित हो पाया। क्यों, क्योंकि सड़ गया, बर्बाद हो गया। तो ये भंडारण की व्यवस्थाओं में कमी होना, ये भी तो महंगाई को जन्म देगा। ये क्या होगा, ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इतना ही नहीं, संरचनात्मक मुद्रास्फीति कई और प्रकारों से भी देखने को आपको मिल सकता है। जैसे क्या हो गया, प्रोडक्शन तो हुआ, लेकिन क्या कर लिया कुछ लोगों ने, उसको होल्ड कर लिया, होल्डिंग। होल्डिंग का क्या मतलब है, जमाखोरी कर ली कुछ लोगों ने, जमाखोरी। अक्सर देखते हैं ना, प्याज सबसे ज्यादा बदनाम है इसमें। क्यों, क्योंकि प्याज तुरंत खराब नहीं होता है, मतलब नॉन पेरिशेबल आइटम है, बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। तो क्या होता है, देखते हैं ना, बड़े बड़े महाजन वगैरह जो होते हैं या फिर बड़े बड़े व्यवसायी कई बार क्या करते हैं कि प्याज की जमाखोरी कर देते हैं। जमाखोरी का क्या मतलब है कि इसको जो है वो मार्केट से बाहर कर देना। इसके कारण क्या हो गया, मार्केट में कृत्रिम मांग उत्पन्न हुई, आर्टिफिशियल डिमांड उत्पन्न हुई। अब ये मांग जो है वो किस कारण से उत्पन्न हो रही है, क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियली उसको मार्केट से बाहर कर दिया गया है। तो ये जो कृत्रिम मांग उत्पन्न हुई है ना, ठीक ना, ये कृत्रिम मांग उत्पन्न हुई है, इसके कारण क्या हो रहा है, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है। फिर क्या करते हैं, ये धीरे धीरे जो है वो अपना सप्लाई निकालते जाते हैं और ज्यादा दाम पर बेच के मुनाफा कमाते हैं। ये इलीगल है, ऐसा करना जो है वो अपराध है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 भारत में कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है ना, ये बोलता है, ये क्लियरली ये बात बोलता है क्या, कि आप खाने वाली चीजों का भंडारण नहीं कर सकते, लिमिट से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकते। यही कारण है कि आप देखिएगा जब प्याज टमाटर वगैरह की कीमतें बढ़ती है, क्या करती है गवर्नमेंट, छापामारी करवाती है, जो पकड़े जाते हैं उनको सजा होती है बाकायदा इसमें, ठीक। तो जमाखोरी, लेकिन ठीक है, अपराध है, लेकिन ऐसा हम थोड़ी कह सकते हैं कि भारत में जमाखोरी नहीं होती है। भारत में जमाखोरी तो होती है ना। एक बात बताइए, ये किस तरह की समस्या है, ये संरचनात्मक समस्या है, ये स्ट्रक्चरल चैलेंज है। तो जमाखोरी के कारण जो महंगाई बढ़ रही है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल लिमिटेशन। ये भी क्लियर है। अगला देखिए, अगला है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग, इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, काला बाजारी। काला बाजार, ये भी अपराध है, आपको बता दूं। क्या है ब्लैक मार्केटिंग, जरा बात को समझिएगा। ब्लैक मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो उत्पाद जहां के लिए आया था उसको वहां से डाइवर्ट करके कहीं और बेचना, इसको क्या कहते हैं, काला बाजारी।
अब एक बात सोच के देखिए कि जो प्रोडक्ट जिस जगह के लिए आया था, यानी कि वो वहां की डिमांड को फुलफिल करने के लिए आया था ना, वहां की मांग को फुलफिल करने के लिए आया था। लेकिन क्या हुआ, किसी ने क्या किया, उस उत्पाद को वहां से डाइवर्ट कर दिया और किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर बेचा, जिसके कारण क्या हुआ, उसको तो मुनाफा हुआ, लेकिन जिस क्षेत्र के लिए वो आया था वहां तो उस उत्पाद की कमी उत्पन्न हो गई ना। तो वहां यदि उस उत्पाद की कमी उत्पन्न हो जाएगी तो इससे क्या होगा, उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उसकी मांग बढ़ जाएगी और मांग बढ़ जाने के कारण क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, ये भी मुद्रास्फीति के पीछे कारण है। लेकिन ये जो काला बाजारी है ये संरचनात्मक समस्या है। जैसे कि मतलब होता रहा है, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल खत्म हो गया है, होता रहा है। हम जानते हैं ना पीडीएस के लिए जो अनाज आता है, फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा, थोड़े पुराने जमाने के फिल्मों में जाके देखिए, आपको दिखेगा ये क्या कि हीरो की माँ जो है वो गई, हीरो के पिताजी जो है वो बहुत बीमार है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, हीरो की माँ गई, वो जो फेयर प्राइस शॉप जो होता है, कोटा वाला जो दुकान होता है, वहां पर गई, क्या कि अनाज आया है, उसने बोला क्या कि नहीं अनाज आ ही नहीं रहा है 2 महीने से। और वो क्या कर रहा है, अनाज आ रहा था लेकिन वो क्या कर रहा था, उस अनाज को ओपन मार्केट में बेच दे रहा था, और जो पीडीएस वाले उसे पूछने आते थे तो उसको मना कर देता था कि नहीं आया है। ये क्या है, ये काला बाजारी का एक उदाहरण है। बात समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना। ठीक, आगे देखिए एक और तरीका जिसके थ्रू संरचनात्मक मुद्रास्फीति को जन्म दिया जाता है, दैट इज कार्टलाइजेशन। कार्टलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं व्यवसायी समूहीकरण। व्यवसायी समूहीकरण, कार्टलाइजेशन क्या है, व्यवसायी समूहीकरण। जरा एग्जांपल के साथ समझिएगा। मान के चलिए क्या है कि भारत में पेंट बेचने वाली 4 कंपनी है, ठीक है, कौन कौन सी, मान लेते हैं एशियन पेंट्स पेंट बेच रही है, दूसरी कौन हो गई, बर्जर पेंट बेच रही है, तीसरी कौन हो गई, कैंसाई नेरोलेक, ये जो है वो तीसरी कंपनी है जो वो पेंट बेच रही है। चलिए 3 ही मान के चलते हैं, ठीक ना, 3 कंपनियां जो है वो पेंट बेच रही है। मान के चलते हैं क्या कि एक नॉर्मल पेंट जिससे जो है वो हम घर में पुताई करते हैं, जो कैंसाई नेरोलेक है, कैंसाई नेरोलेक, ये जो है वो 1 लीटर वाला डब्बा जो है वो 500 रुपए में बेच रही थी, ठीक है। बर्जर पेंट्स जो है वो वही सेम 1 लीटर वाला डब्बा जो है वो 550 में बेच रही थी, और एशियन पेंट्स जो है वो सेम डिब्बा जो है वो मान के चलिए 600 रुपए में बेच रही थी। ब्रांडेड है, थोड़ा सा ज्यादा पुराना है, तो मान के चलिए ऐसे बेच रहे थे, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा था, मान के चलिए कोई कस्टमर आया, उसने पूछा एशियन पेंट वाले से, उसने बोला क्या कि 600 रुपए 1 लीटर, तो इसने बोला क्या कि नहीं महंगा है, वो जाके बर्जर वाला ले लिया। बर्जर वाले के पास गया, बर्जर वाले ने मान के चलिए मतलब कोई दूसरा आया, बर्जर वाले के पास गया, उसने बोला 550 रुपए, वो जाके कैंसाई नेरोलेक से जाके ले आया। इसके कारण क्या हो रहा है, तीनों में कंपटीशन है, तीनों में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन इन तीनों के मालिक ने क्या की, मीटिंग की, और तीनों ने कहा कि एक बात बताओ, आपस में कंपटीशन करके क्या फायदा, हम ही 3 प्लेयर है ना, मार्केट में कोई भी पेंट खरीदेगा तो हम ही तीनों में से किसी से खरीदेगा, तो ऐसा करते हैं कि तीनों आदमी 1 लीटर पेंट का कीमत जो है वो 700 रुपया रख देते हैं, ठीक ना। मेरे यहाँ आएगा तब भी मैं 700 कहूंगा, तुम्हारे यहाँ आएगा तुम भी 700 कहना, तुम्हारे पास जाएगा तुम भी 700 कहना, तो मजबूरी में पेंट तो खरीदेगा ही ना, तीनों के यहाँ 700 रुपया रहेगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, हम तीनों को मुनाफा होगा। इसको कहते हैं व्यवसायी समूहीकरण, इसी को क्या कहते हैं, कार्टलाइजेशन, ठीक है। भारत में इलीगल है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक संस्थान है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक संस्थान है जो इस चीज की निगरानी करती है, तो भारत में इलीगल है। लेकिन यदि ऐसा किया जा रहा है, अब जरा देखिए, जो प्रोडक्ट 600 का था, या फिर जो प्रोडक्ट 550 का था, या जो प्रोडक्ट 500 रुपया का था, अब आपको नहीं लग रहा है कि उसकी कीमत बढ़कर 700 हो गई, तो ये भी तो एक तरह से महंगाई को ही जन्म दे रहा है। तो इस तरह की महंगाइयों को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब बात समझ में आए, मुद्रास्फीति के तीनों प्रकार समझ में आ गए, तो यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक। तो जब यहाँ तक क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ अन्य टर्म्स क्या क्या हैं, सम अदर टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनसे जो है ना वो पीटी में सीधे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। जरा बात को समझिएगा,
सबसे पहला टर्म जो अभी तक हम देख रहे थे वो क्या था, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सिंपल सा क्या डेफिनेशन था, हमने देखा इन्फ्लेशन का मतलब था क्या कि कंटिन्यूअस एंड सस्टेन्ड इंक्रीज इन गुड्स एंड प्राइस, continuous and sustained increase in price of goods and services in any economy is inflation। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर और दीर्घावधि या फिर लंबे समय तक बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। ठीक ना, यानी कि क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट मान के चलिए ये एक बास्केट है, ठीक ना, जिसमें क्या है, मैंने कुछ गुड्स लिए हैं, कुछ सर्विसेज लिए हैं, एजुकेशन, ये सब कुछ जरूरत की जितनी चीजें हैं ना, इस बास्केट में ले लिया है, मतलब लिया है एक बास्केट। ठीक ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो कार्ट में ऐड करते हैं ना, वैसे ही एक तो कार्ट बनाया है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि पिछले साल मैंने खरीदा था ना, तो इसको खरीदने में मुझे 100 रुपए लगे थे, लेकिन इस साल जब मैं इसी सेम बास्केट, ये सारी चीजें जिस ब्रांड का जो चीज था, साबुन पियर्स का था तो साबुन पियर्स वाला ही यूज करें। ठीक ना, टूथपेस्ट जो है वो मान के चलिए किसका था, क्लोजअप वाला था, तो वही वाला यूज करेंगे, सब चीज वैसा ही। अब सेम बास्केट को खरीदने में यदि अगले साल मुझे 110 रुपए लगेंगे, तो क्या हो गया, ये महंगाई हुई ना, कीमत बढ़ गई, महंगाई हुई, इसी कहते हैं इन्फ्लेशन। पहली बात समझ में आई। दूसरी तरफ इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन को हिंदी में कहते हैं अपस्फीति। अपस्फीति, डिफ्लेशन। जरा बात को समझिएगा, अपस्फीति, अपस्फीति का सिंपल सा क्या मतलब है। अपस्फीति का यहाँ पर मतलब है कि यदि गुड्स एवं सर्विसेज के प्राइस जो है वो घट रहे हैं, यानी कि ये बास्केट जो पिछले साल मैंने 100 रुपए खरीदा था, इस साल ये बास्केट खरीदने में मेरे को 90 रुपए ही लगे। यानी कि देखा आपने यहाँ क्या हुआ, यहाँ कीमतें घट गई। पिछले साल मुझे 100 रुपया पड़ा था सेम चीज को खरीदने में, और इस साल जब मैं इस सेम चीज को खरीद रहा हूँ तो मुझे कितना पड़ रहा है, मात्र 90 रुपया पड़ रहा है। यानी कि क्या हुआ, इन वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में कमी आ गई। तो यानी कि इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिफ्लेशन। क्लियर है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन। रीजन क्या हो सकते हैं डिफ्लेशन के पीछे, कई सारे रीजन हो सकते हैं। जो इन्फ्लेशन के रीजन थे उनको उलट दीजिए, डिफ्लेशन के रीजन क्या हो सकते हैं, मान के चलिए क्या है कि सप्लाई बढ़ गया है और डिमांड कम है, तो क्या हो जाएगा, महंगाई गिर जाएगी। जैसे कि मान के चलिए क्या है कि अचानक से मार्केट में कहीं से टमाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई, खूब सारा जो है वो टमाटर मार्केट में आ रहा है। अब एक बात बताइए, आपको पता होगा टमाटर जो है वो एक पेरिशेबल गुड है। पेरिशेबल गुड है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको लंबे समय तक जो है वो भंडार करके नहीं रखा जा सकता है। अब लंबे समय तक यदि इसको भंडार करके नहीं रखा जा सकता है तो मजबूरी है कि इसको बेचना ही पड़ेगा। ठीक ना, मजबूरी है क्या कि इसको बेचना ही पड़ेगा। अब बेचना पड़ेगा तो क्या है, पौने पौने दामों में बिकेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तब आप क्या सुनते हैं, आपको सुनने को मिलता है क्या कि खरीद लो भाई, जो रेट बोलता है ना ठेला वाला, कहती जो होगा दे दीजिएगा, जो रेट का जो ठीक लगे आपको दे दीजिएगा। सुनते हैं ना, क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो इसके कारण क्या होता है, डिफ्लेशन। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, अपस्फीति नहीं, इसको अपस्फीति कहते हैं। ठीक है, अपस्फीति, अपस्फीति, ठीक ना, डिफ्लेशन। बात को समझिएगा। तो यानी कि क्या हो गया, मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा, अपस्फीति हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है क्या है कि सप्लाई बढ़ना ना हो, सप्लाई बढ़ना ना हो, सप्लाई उतना ही है, सप्लाई उतना ही है, लेकिन डिमांड गिर गया किसी भी कारण से, डिमांड गिर गया किसी भी कारण से, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी महंगाई। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कारण से हल्ला हो गया, क्या कि मुर्गा जो है वो क्या है, बर्ड फ्लू फैल रहा है, तो क्या होता है, देखते हैं ना। मान लीजिए चलिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं फैलता है, फैलता भी। कई बार आप सुनते हैं ना क्या कि मुर्गों में जो है वो बर्ड फ्लू के लक्षण दिख रहे हैं, खाने से ये प्रॉब्लम वगैरह। तो मान के चलिए क्या हुआ, किसी भी कारण से ये बात जो है वो मार्केट में फैल गई। अब इसके कारण क्या हो गया कि सप्लाई तो उतनी ही है, लेकिन डिमांड गिर गई, मांग जो है वो अचानक से गिर गई। इसके कारण क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा प्राइस।
क्लियर है? ये भी कारण है। इतना ही नहीं, अपस्फीति के पीछे और भी कई तरह के कारण होते हैं। अपस्फीति के पीछे कारण क्या होते हैं? जैसे कि कारण एक होता है कि यदि मान के चलिए देश की पॉपुलेशन, देश की आबादी वो यदि वृद्ध होती जा रही है, वो अगर एल्डरली होती जा रही है, एल्डरली होती जा रही है, जैसे कि अभी विश्व के कई सारे देशों में ये देखने को मिल रहा है कि वहां की आबादी जो है ना वो क्या होती जा रही है? वृद्ध होती जा रही है। तो जब ऐसा होता है तब हम क्या कहते हैं कि वो देश जो है वहां पर आपको डिफ्लेशन, अपस्फीति के जो है वो लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो युवा आबादी होती है ना वो डिमांड ज्यादा क्रिएट करती है। बात समझ में आ रहा? आप युवा हैं, आपके पास 5 शर्ट फिर भी है ना, फिर भी मॉल में जाते हैं तो आपको मन करता है कि ये कलर वाला नहीं है, एक और ले लो। आपने पिछले साल ही आईफोन जो है ना वो 13-12 लिया था, ठीक ना? आईफोन 14 आया, आते ही ठीक ना माहौल बनाने लग जाते हैं ना घर में, क्या कि पापा से कुछ ना कुछ माहौल बनाने लग जाते हैं ना, क्या कि इस वाले में जो है ना अब ठीक से काम नहीं करता है। एप्पल प्रोडक्ट ठीक देता है लेकिन कुछ समय के बाद जो है ना वो काम करना बंद कर जाता है, माहौल बनाने लग जाते हैं पापा से। पापा भी समझ रहे होते हैं क्या कि हाँ पिछली बार जो है ना 14 की भूमिका बना रहे हो। खैर छोड़िए, ये बात दूसरी है। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि युवा आबादी जो होती है ना वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करती है, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ क्या है, जो वृद्ध आबादी होती है वो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं क्रिएट करती है। वृद्ध आबादी, दादाजी को क्या आवश्यकता है? दादाजी को बस फोन, हाँ हेलो हाय हेलो इतने से मतलब है। आपको ना उसमें गेम खेलना है तो टर्बो वाला होना चाहिए, ठीक ना? ऐसा होना चाहिए जिसमें गेमिंग मोड हो। आपको ना फोन में बहुत सारे फीचर्स चाहिए। दादाजी को क्या चाहिए? उनको बस सिंपल बात करने से मतलब है। तो एक फोन को कई साल तक आराम से चला सकते हैं, ठीक ना? उनको बहुत अलग अलग वैरायटी के ड्रेसेस नहीं पहनने हैं। आप डिमांड क्रिएट करते हैं। तो यदि एक देश की आबादी यदि वृद्ध होती जा रही है तो इससे क्या होता है? मांग कम होता है, डिमांड घटता है अर्थव्यवस्था में। और यदि अर्थव्यवस्था में डिमांड घटता है तो क्या होता है? डिफ्लेशन के चांसेस हैं। बात समझ में आया? इतना ही नहीं, यदि किसी कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक ना? बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या है? लोगों के पास पैसा ही नहीं है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोग कहां से डिमांड क्रिएट करें? तो लोग डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे हैं। इस कारण क्या है? वस्तुओं के प्राइस लुढ़कते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, मान के चलिए क्या हुआ कि मैंने मान के चलिए बिस्किट बनाए, 100 पैकेट मैंने बिस्किट बनाए और मैं क्या चाह रहा था? उसको 10 रुपए पर पैकेट पर बेचना चाह रहा था, लेकिन मार्केट में मांग ही नहीं थी, लोग 10 रुपए पर नहीं खरीद रहे थे उसको। तो क्या हो रहा था? मैं देख रहा हूँ क्या कि अब 1 महीने बाद क्या है, वो सारे मेरे बिस्किट्स एक्सपायर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? उसका प्राइस सेल लाऊंगा, क्या कि 10% ऑफ। तो क्या होगा? 9 रुपए में मैं बेचने की कोशिश करूंगा, क्या पता उस कारण को आके खरीद ले। बात समझ आ रहा है? ठीक। तो इस कारण से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाने के कारण क्या होता है कई बार कि लोगों के पास कई बार क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाने के कारण क्या होता है? लोगों के पास जो है वो पैसा ही नहीं होता है, तो लोग डिमांड नहीं क्रिएट करते हैं। जब लोग डिमांड ही नहीं क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में अपस्फीति के आसार दिखेंगे। इतना ही नहीं, अपस्फीति के और भी कारण होते हैं, जैसे कि मान के चलिए बैंकिंग सिस्टम से लोन मिलना महंगा हो जाए। बैंकिंग सिस्टम में क्या हो? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। मैं चाह रहा था फॉर्च्यूनर खरीदना, क्या हो गया? पहले इंटरेस्ट रेट जो था वो बैंकों में मान के चलिए 10% था, तो मैं प्लान कर रहा था कि चलो कोई नहीं 50 लाख का जो है वो लोन कर ले लूंगा और क्या है 10% के हिसाब से उसको 5 साल में मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। लेकिन क्या हुआ? किसी भी कारण से यदि मान के चलिए अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? बैंकों में इंटरेस्ट रेट बढ़कर हो गया 15%, 15% जो हो गया वो इंटरेस्ट रेट हो गया। अब जरा सोच के देखिए, मैं अपने इस प्लान को कैंसिल कर दूंगा कि मैं सोचूंगा कि यार 15% ज्यादा हो जाएगा, वेट कर लेते हैं, बाद में जो है फिर कभी जब घटेगा तब नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ? मैंने खरीदा नहीं, मैं खरीद नहीं रहा हूँ, इसका मतलब मैं अर्थव्यवस्था में मांग नहीं उत्पन्न कर रहा हूँ। मांग नहीं उत्पन्न कर रहा हूँ तो क्या होगा? मतलब एग्जाम्पल मैं अपना दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग सोचेंगे। इसके कारण क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे उन वस्तुओं की कीमत कम होने लग जाती है। बात समझ में आया?
एक कारण ये भी है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं क्या कि सर फॉर्च्यूनर का जो प्राइस 55 लाख चल रहा है ना सर जस्टिफाइड नहीं है, डिमांड ज्यादा है, सब लोग खरीदना चाह रहे हैं भौकाल बनाने के चक्कर में, इसीलिए जो है वो टोयोटा ने क्या कर रखा है 50 लाख 55 लाख जो है उसका प्राइस रख रखा है, डिमांड के कारण उसका वो प्राइस है। उसमें उतने फीचर्स नहीं है या उसमें वो फीचर्स नहीं है जो उस प्राइस को जस्टिफाई करे। क्लियर है? मुझे नहीं पता, बस एक ओपिनियन दिया। चलिए अगला क्या है, बैंकिंग सिस्टम में रेट बढ़ जाने के कारण क्या होता है, डिफ्लेशन आता है। ये बात भी समझ में आई। अगली बात जरा समझ के देखिए, यदि कोई इकोनॉमी अर्थव्यवस्था यदि वो सैचुरेशन के लेवल पर पहुंच जाए, सैचुरेशन के लेवल पर पहुंच जाए, इसका क्या मतलब है, सैचुरेशन लेवल को रीच करे, इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर लोगों के पास सब चीज है, ज्यादातर लोगों के पास सब चीज है, यानी कि सभी लोगों के पास जो है ना वो एसी है, सभी लोगों के पास फ्रिज है, सभी लोगों के पास कार है, सभी लोगों के पास मोटरसाइकिल है। एक बात बताइए, कोई क्यों डिमांड क्रिएट करेगा, या फिर डिमांड जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा ना। सिंपल सी बात है क्या, इस कारण से भी प्राइसेस कम होते हैं। समझ में आया? डिफ्लेशन समझ में आया किसको कहते हैं, क्या कारण होते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखिए डिफ्लेशन जो होता है वो सामान्यतः एक अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। इट्स नॉट गुड फॉर, नेगेटिव फॉर इकोनॉमी, नेगेटिव फॉर इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था के लिए बुरा माना जाता है, नेगेटिव फॉर इकोनॉमी। कैसे बुरा माना जाता है, जरा बात को समझिएगा। डिफ्लेशन का क्या मतलब है, डिफ्लेशन का मतलब है कि आज जो कीमत है वो भविष्य में कम हो जाएगी। बात को मेरी समझिएगा, डिफ्लेशन का सिंपल सा क्या मतलब है कि आज जितनी कीमत है कल इससे कम होगी, परसों इससे और कम होगी, यही ना है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन की परिभाषा क्या थी, कंटिन्यूअस एंड सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइसेस of goods and services is inflation. तो जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, continuous and sustained decline in prices of goods and services, वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। तो जरा सोच के देखिए, मुझे ये लग रहा है क्या कि आज से कल कीमत कम होगी, तो मैं आज खरीदूंगा कि मैं कल के लिए इंतजार करूंगा। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो बट ऑब्वियस है क्या, मैं कल के लिए इंतजार करूंगा। तो एक बात जरा सोच के देखिए, यानी कि आज अर्थव्यवस्था में मांग खत्म हो गई, आज अर्थव्यवस्था में मांग खत्म हो गई। जरा सोच के देखिए, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आज पैसा लगाना चाहेगा, आज जो है वो कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहेगा, आज वो नया प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना चाहेगा। अगर वो नहीं चाहेगा तो क्या होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। या फिर क्या होगा कि वर्तमान लेवल में जो कंपनीज आज प्रोडक्शन कर रही थी वो क्या करेंगी, अपना प्रोडक्शन कम कर देंगी। क्यों? क्योंकि माल बना रहे हो लेकिन बिक तो रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग सोच रहे हैं क्या कि बाद में खरीदेंगे। तो वो कंपनियां क्या करेंगी कि अपने प्रोडक्शन को कम करेंगी। 5 फैक्ट्री थी तो वो अब 2 फैक्ट्री में ही उत्पादन करेगी, 3 फैक्ट्रियां तब तक के लिए टेम्परेरी क्लोज कर देंगी, रोक देंगी। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा। अरे वो जो 3 फैक्ट्री में जो बाकी लोग काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे ना। ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब उन लोगों के पास भी पैसा कम हो गया तो वो क्या करेंगे, वो और ज्यादा डिमांड कंप्लीट करेंगे। इससे कारण क्या हो जाएगा, और जो वो 2 फैक्ट्रियां थी वो भी बंद होने की कगार पर आ जाएंगी। बात समझ में आ रहा? ये एक कुचक्र चलने लग जाता है, which is known as vicious cycle, vicious cycle, ठीक ना। इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था का कुचक्र, vicious cycle। कि एक बार क्या हो गया ना, देखिए ना, ट्रिगर किया, एक बार क्या हुआ कि मांग कम हुई, डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई। क्यों डिमांड कम हुई? क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का दौर चल रहा है, डिफ्लेशन का दौर है। इसका क्या मतलब है कि आज से कल कीमत कम होगी, कल से परसों कीमत कम होगी, तो इसलिए हम आज नहीं खरीदेंगे, हम कल खरीद लेंगे या परसों खरीदेंगे। बात समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब जरा बात को समझिएगा। अब चूंकि आज डिमांड नहीं है तो इसीलिए क्या होगा, कंपनीज प्रोडक्शन नया नहीं करना चाहेंगी, वो नया निवेश नहीं बढ़ाना चाहेंगी, और इनफैक्ट जो प्रोडक्शन वो कर भी रही थी उसको भी कम कर देगी। अब प्रोडक्शन को जैसे ही ये कम करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, जॉब्स लोगों के कम होंगे या कुछ लोग और बेरोजगार होंगे। अब ये कुछ लोग बेरोजगार होंगे तो ये क्या करेंगे, डिमांड को और कम क्रिएट करेंगे, इसके कारण फिर प्रोडक्शन कम होगा और ज्यादा लोगों को बेरोजगारी होगी। इस पूरे से क्या होगा, देश की जीडीपी, अरे प्रोडक्शन घट रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया, देश की जीडीपी कम हो रही है ना। इसके कारण क्या हो जाता है, देश की समृद्धि प्रभावित होने लग जाती है, जीडीपी नेगेटिव चला जाता है।
या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, क्या कि देश में मंदी आ गई है। समझ में आया? देखा, इसलिए मैं बोल रहा था, कल की क्लास याद कीजिए, मैंने बोला था ना कि महंगाई बुरी नहीं है। समझ में आया? जरूरत से ज्यादा महंगाई बुरी है, यदि कंट्रोल्ड है महंगाई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिफ्लेशन समझ में आ गया ना, डिफ्लेशन का इंपैक्ट समझ में आ गया। तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर। ये नया कॉन्सेप्ट क्या है? ये नया कॉन्सेप्ट है डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अपस्फीति, उसको कहते थे अपस्फीति, इसको कहते हैं अपस्फीति, डिसइंफ्लेशन। जरा बात को समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि अपस्फीति महंगाई ही है। ठीक, अपस्फीति महंगाई ही है। ठीक, डिसइंफ्लेशन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा हो तो सर नया नाम काहे बोल रहे हैं, तो फिर अब मतलब महंगाई ही बोल दीजिए ना। तो जरा बात को समझिए, अंतर है। अंतर क्या है? इसमें क्या होता है ना, जैसे देखिए मैं कोई सामान, वो जो बास्केट मैंने खरीदा बनाया था ना पहले एग्जांपल में, जिसमें क्या था, कुछ गुड्स थे, कुछ सर्विसेज थे, जरूरत की सारी चीजें इसमें मौजूद थी। इसको खरीदने में मान के चलिए मुझे लगा 100 रुपया। अगले साल मैं सेम बास्केट सेम क्वालिटी का खरीद रहा हूं, तब मुझे अगले साल कितना पड़ रहा है सेम बास्केट खरीदने में? 110 रुपया। यानी कि क्या है, 10% का इंक्रीज हुआ ना, 10% का इंक्रीज हुआ, यानी कि महंगाई कितनी है? 10%। इसके अगले साल फिर से मैं इसी बास्केट को खरीद रहा हूँ, सेम गुड, सेम ब्रांड, सब कुछ सेम क्वांटिटी में। अब मेरे को कितना लग रहा है? सेम बास्केट को खरीदने में मुझे पड़ा 118 रुपया। अब जरा बताइए, 110 से 118, यानी कि महंगाई तो बढ़ी। महंगाई बढ़ी ना? अरे यहाँ महंगाई बढ़ रही है ना, लगभग कितना बढ़ा? लगभग 7.5% के आसपास मान ले महंगाई बढ़ी ना, तो महंगाई तो बढ़ रही है। इसके अगले साल जो है वो क्या हुआ, मैंने इसी सेम बास्केट को खरीदा, इस बार मुझे इसका पड़ा 120 रुपया। अब एक बात देखिए, 118 से 120, महंगाई फिर भी बढ़ी। महंगाई बढ़ी ना, लेकिन कितनी बढ़ी है महंगाई? इससे यहाँ तक बढ़ने में लगभग 1%। महंगाई तो यहाँ भी बढ़ी। अब जरा बात को समझिएगा, इन चारों स्टेजेस में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ने की दर घट रही है। पहली बार महंगाई कितनी बढ़ी थी? 10%। दूसरी बार महंगाई कितनी बढ़ी? 7.5%। तीसरी बार महंगाई कितनी बढ़ी? मात्र 1%। यानी कि क्या मैं बोल रहा हूं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ने की दर घट रही है। बात समझ में आ रहा? इन्फ्लेशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ठीक ना, लेकिन बट द रेट एट विच इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग इज डिक्लाइनिंग। इन्फ्लेशन का रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? डिसइन्फ्लेशन। यानी कि महंगाई तो है, लेकिन महंगाई बढ़ने की दर घट रही है। बात समझ में आया? तो इसी को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। यानी कि क्या है कि महंगाई तो है, जैसे कुछ महंगाई तो है, महंगाई अच्छी है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा थी, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, वो धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। बात समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं? डिसइन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में अंतर समझ में आया? इन्फ्लेशन का सिंपल सा क्या मतलब है? कंटिन्यूअस एंड स्टेडी राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है? डिसइन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन तो है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की दर धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक ना? डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में अंतर क्लियर हुआ? डिफ्लेशन का मतलब है कि प्राइस नेगेटिव। यहां देखिए प्राइस घटा नहीं है, किसी भी साल पिछले साल से प्राइस घटा नहीं है। ठीक ना? किसी भी साल पिछले साल से प्राइस घटा नहीं है, तो यानी कि डिफ्लेशन नहीं हुआ। यही क्या होता कि 100 के बाद अगले साल यदि प्राइस घट के 95 रुपया हो जाता, तो हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन हुआ है। लेकिन यहाँ प्राइस नहीं घटा है। तो जब प्राइस घट जाता है तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं डिफ्लेशन हुआ है। लेकिन जब प्राइस क्या होता है? प्राइस बढ़ने की दर घटती है, तो हम क्या कहते हैं? डिसइन्फ्लेशन हुआ है। अब क्लियर है? दोनों में अंतर क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म देखिए इसी से रिलेटेड, वो क्या है? वो है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है?
रिफ्लेशन होता है संस्फीति। संस्फीति, जरा बात को समझिएगा, क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस घटने लग गए, सर्विसेज के प्राइस घटने लग गए, यानी कि ऐसे मान के चलिए क्या है कि पहले 100 रुपया था, धीरे धीरे घटने लग गया, 90 रुपया, 80 रुपया, 70 रुपया घट रहा है प्राइस, घट रहा है प्राइस। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि डिफ्लेशन हो रहा है। अभी जस्ट बताया है डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में कमी होना। तो जैसे जैसे रिफ्लेशन मतलब डिफ्लेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो है वो घट रहे हैं, ठीक ना। गुड्स एंड सर्विसेज के जैसे जैसे प्राइस घट रहे हैं तो क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो रही है। अभी जस्ट समझाया है कि डिफ्लेशन कैसे अर्थव्यवस्था के लिए हो रहा है। तो जब प्राइसेस घटते रहते हैं ना, तो क्या होती है, उस देश की गवर्नमेंट, सरकार और क्या है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, ये सब एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि डिफ्लेशन रहेगा ना लंबे समय तक, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है। तो जैसे ही डिफ्लेशन का दौर आता है तो क्या है कि उस देश की केंद्रीय बैंक हो गई, उस देश की सरकार, ये सब एक्टिव हो जाते हैं। और ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब मिलकर करते हैं कि इस डिफ्लेशन को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे कि सरकार क्या करेगी, सरकार करेगी कि खूब सारी योजनाएं चलाएगी ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे। सरकार क्या करेगी कि खूब सारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगी, नई नई सड़कें बनवाएगी, नए नए ब्रिजेस बनवाएगी, ताकि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उनके पास पैसा आए, तो वो क्या करें, डिमांड क्रिएट। अरे वही जो विशियस साइकिल दिखाया था ना, ये जो कुचक्र दिखाया था, इस कुचक्र को तोड़ने के लिए, नहीं तो ये एक देख रहे हैं ना, ये कुचक्र था, एक चीज स्टार्ट हुआ, उससे दूसरा, उससे दूसरा, उससे दूसरा, उससे दूसरा, ये चक्र जो है वो चलता जा रहा था। इस चक्र को तोड़ने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी ना। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, यहाँ पर वही एक्सटर्नल फोर्स है सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। ये एक्टिव होकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी, सरकारी योजनाएं नई नई चलाने लग जाएंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, क्या कि गवर्नमेंट जो है वो खर्च करेगी, किस तरफ, गवर्नमेंट खर्च करेगी पुल बनाने में, सड़कें बनाने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा और वो डिमांड क्रिएट करेंगे। सारा कुचक्र जो है वो डिमांड में कमी से ही तो स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेंट्रल बैंक करेगी कि अपनी इंटरेस्ट रेट घटाएगी। डिफ्लेशन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था ना कि डिफ्लेशन के पीछे जो कई सारे कारण थे, उसमें से एक कारण ये भी था क्या कि इंटरेस्ट रेट में कमी, इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी। तो अब यदि डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा, इंटरेस्ट रेट को घटाना होगा। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट घटा देगी ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल सके, ताकि मैं फॉर्च्यूनर खरीद सकूं। बात समझ में आया? तो इंटरेस्ट रेट घटा देगी सेंट्रल बैंक, ठीक है। इन सब के कारण क्या होता है कि ये जो गिर रहा था चार्ट, प्राइस जो है वो गिर रहा था, वो कहीं जाके रुकेगा और वहां से रिबाउंड होगा, और वहां से फिर क्या होगा, ये बढ़ने लग जाएगा। मतलब डिफ्लेशन कहीं से रुक जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन के रूप में बढ़ता चला जाएगा। तो ये जहां से रिबाउंड हुआ है ना, या रिबाउंड होना, इसी पूरी प्रक्रम को क्या कहा जाता है, संस्कृति। इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेशन। क्या कि फिर से इन्फ्लेशन के दौर में पहुंचो। नहीं तो क्या हो गया था, नहीं तो क्या हो गया था, क्या कि हम तो वो डिफ्लेशन अपस्फीति के दौर में पहुंच गए थे ना। तो अपस्फीति के दौर को रिवर्स करना ही क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई, संस्कृति कहलाता है कि उसको रिवर्स कर दो तो वही क्या हो गया है, वही हो गया है, वही क्या हो गया है, रिफ्लेशन संस्कृति हो गई है। ये भी क्लियर है? और अगले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के पर्पस से, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टैगफ्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे क्वेश्चन, पीटी हो, मेंस हो, मेंस में भी आप कर सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समृद्धि विहीन मुद्रास्फीति, समृद्धि विहीन मुद्रास्फीति।
हाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपली स्टैगफ्लेशन मैंने सर्च किया, न्यूज में जाइए, देखा न्यूज़पेपर्स में देखिए, द हिंदू 2 वीक्स एगो स्टैगफ्लेशन डॉन, ब्लूमबर्ग 17 आवर्स एगो, बिजनेस स्टैंडर्ड 1 मंथ एगो, 14 दिसंबर, मिंट, फोर्ब्स 2023। आप देख लीजिए, कोई ऐसा महीना है मतलब हर दूसरे दिन स्टैगफ्लेशन पर न्यूज आ रहा है। तो अगर कोई चीज इतनी ज्यादा न्यूज में है, इतना ज्यादा समाचार है, क्या 1 वीक एगो इसमें थोड़ा सा और स्टैगफ्लेशन इन इंडिया देखते हैं। इंडिया देखिए 1 मंथ एगो 14 दिसंबर 4 वीक से वो दिख रहा है, यानी कि लगभग पिछला पूरा साल जो है उसमें स्टैगफ्लेशन चर्चा में रहती है। तो सिंपल सी बात है, एक बात बताइए, वो जो यूपीएससी के एग्जाम सेटर है या जो एग्जामिनर है वो भी तो इसी समाज के है ना, वो कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं है। तो उन्होंने जब इस चीज को बार बार न्यूज़पेपर में देखा है तो आपको नहीं लग रहा है क्या कि ये एक इजी टारगेट बन जाता है, ये आसानी से ये आपको समझ में आ सकता है क्या कि क्वेश्चन इस डायरेक्शन से आना संभव है। बस यही तरीका होता है तैयारी करने का कि जो चीजें आपको बार बार चर्चा में दिख रही हैं, बार बार आपको अखबारों में दिख रही हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है क्या कि मैंने आपको डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन और रिफ्लेशन नहीं पढ़ाया, मैंने वो भी पढ़ाया, लेकिन जब मैं स्टैगफ्लेशन पढ़ा रहा था तो बाकियों की तरह बस मैं सिंपली इसको समझा के नहीं निकल गया, मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है एक्सपीरियंस। ये कैसे आएगा? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको एग्जाम ट्रेंड के एनालिसिस, आपको सिलेबस, आपकी करंट अफेयर्स पर पकड़, इसके बेसिस पर आप समझ पाएंगे। धीरे धीरे आएगा, अचानक से नहीं आएगा। इसीलिए स्टैगफ्लेशन जो है वो इस बार के एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जरा बात को समझिए कि आखिर स्टैगफ्लेशन है क्या है। स्टैगफ्लेशन 2 टर्म्स के मेल से बना हुआ है। पहला क्या है? स्टैग्नेंट, और दूसरा क्या है? इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन। अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक जितना हमने महंगाई पढ़ी है, इन्फ्लेशन पढ़ी है, उसमें हमने क्या देखा है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ, यदि कंट्रोल्ड है इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इन दोनों में क्या है? ठीक ठाक रिलेशन है कि यदि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होती रहती है, ठीक है ना? अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होती रहती है। ये एक ऐसा कंडीशन है ना, ये है नॉर्मल कंडीशन, लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ग्रोथ या तो रुक गया है, ग्रोथ या तो रुक गया है या फिर ग्रोथ घटने लगा है, लेकिन फिर भी महंगाई है और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ये है समस्या। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ग्रोथ और महंगाई इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो स्टैग्नेट हो गई है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जो है या तो रुक गया है या घट रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत ही विकट समस्या हो जाती है, बहुत ही खतरनाक समस्या हो जाती है। अब समझ में नहीं आ रहा है। अब एक बात बताइए, यदि इन्फ्लेशन को कम करेंगे तो ग्रोथ और ज्यादा नेगेटिव होने लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? महंगाई बढ़ती जा रही है और ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये कैसे? मतलब ये एक विरोधाभासी सर्कमस्टेंस है, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। अब एक बात बताइए, यदि गवर्नमेंट चाहेगी कि वो इन्फ्लेशन को कम करे तो ग्रोथ और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, इतना ही नहीं, इस कंडीशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर वेट वेट वेट, अभी कुछ स्लाइड्स पीछे ही आपने हमें समझाया था फिलिप्स कर्व के बारे में, जिसमें आपने बताया था कि सर इन्फ्लेशन, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है,
अभी तो आपने ये बताया था। और अभी आप कह रहे हैं क्या कि स्टैगफ्लेशन के दौरान जब समृद्धि विहीन मुद्रास्फीति होती है, स्टैगफ्लेशन के दौरान क्या होता है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो सर आपको नहीं लग रहा है आप अपनी ही बात को काट रहे हैं? तो ये मैं नहीं काट रहा हूं, इसी तथ्य के बेसिस पर इनके कॉन्सेप्ट को, फिलिप्स कर्व को रिजेक्ट किया जाता है। फिलिप्स कर्व को रिजेक्ट किया जाता है। इनको रिजेक्ट किसने किया था? इनको रिजेक्ट करने वाले थे मिल्टन फ्राइडमैन। ये भी एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मिल्टन फ्राइडमैन। इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला क्या कि ये जो फिलिप्स वक्र जो तुमने बनाया है ना, ये जो तुमने फिलिप्स वक्र बनाया है, यानी कि तुमने जो रिलेशन समझाया है महंगाई और बेरोजगारी के बीच में, ये शॉर्ट टर्म में ही काम करता है। शॉर्ट टर्म में काम करता है कि यदि कम समय दिया है, 5 महीना 6 महीना, शॉर्ट टर्म में काम करता है, लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता है। पहला तो क्रिटिसिज्म ही। दूसरा क्रिटिसिज्म इसका क्या हुआ, क्या कि जब हम स्टैगफ्लेशन देखते हैं तो स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये ऐसे हो गया है। यहाँ क्या था, यहाँ ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है कि महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। यानी कि स्टैगफ्लेशन के कंडीशन में क्या हो जाता है कि फिलिप्स कर्व जो है वो फेल हो जाता है। बात समझ में आया? स्टैगफ्लेशन क्या है दशा? अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट हो गई है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो ये बहुत ही विकट समस्या हो जाती है कि अब क्या करें, कैसे बढ़ाएं। अब सिंपल सी बात है, बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, यदि गवर्नमेंट इसको रिवर्स करने के लिए क्या करेगी, नए नए लोगों को रोजगार देगी। बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करे, यदि सरकार जो है वो क्या करे, पब्लिक स्पेंडिंग करे, नए ब्रिज बनाए, नए पुल बनाए, नए सड़कें बनाए, तो क्या होगा कि लोगों के पास पैसा जाएगा। तो ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था ये और तेजी से बढ़ने लग जाएगा, रन अगेन इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो समझ नहीं आता है क्या करें, ये ऐसी समस्या हो जाती है स्टैगफ्लेशन। बात समझ में आया? विरोधाभास क्या दिख रहा है, ठीक? तो सामान्यतः क्या होता है, अब जरा बात को समझिए। स्टैगफ्लेशन के पीछे सामान्यतः कारण क्या होता है कि स्टैगफ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होता है। स्टैगफ्लेशन में जो इन्फ्लेशन होता है ना, वो डिमांड पुल नहीं होता है, वो मांग आधारित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं बोल रहा हूं कि ग्रोथ जो है वो या तो रुक गया है या घट रहा है, यानी कि प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन और रोजगार ये दोनों तो डिमांड वाले में थे ना, ये तो डिमांड को क्रिएट करते थे। तो इसमें जो रीजन होता है ना, इसमें महंगाई बढ़ने के पीछे जो कारण होता है वो डिमांड पुल नहीं होता है। वो क्या होता है, वो होता है या तो कॉस्ट पुश या फिर वो होता है स्ट्रक्चरल। वो या तो मांग प्रेरित होता है या फिर नहीं, वो या तो लागत जनित होता है या फिर संरचनात्मक होता है। जैसे कि मान के चलिए क्या है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी के, जब कोविड-19 आया था उस दौरान हमने देखा, उस दौरान जो है वो जीडीपी घट रही थी, विश्व की सारी देशों की जीडीपी लगभग घटी। अब यदि मान के चलिए उसी दौरान क्या हो गया कि तेल के प्राइसेस भी बढ़ गए, किसी भी कारण से, मान के चलिए दो देशों के बीच में युद्ध हो गया जिसके कारण क्या हो गया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। तो एक बात बताइए, जीडीपी रुकी हुई है, लोगों की बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। स्टैगफ्लेशन। जैसे कि मान के चलिए क्या हुआ कि किसी भी कारण से जीडीपी ग्रोथ रेट रुका हुआ है, कोविड-19 में ही मान लीजिए, ठीक ना, और साथ साथ क्या हो रहा है कि लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो ये किसका कारण, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। बात समझ में आया? तो यानी कि गवर्नमेंट को यदि स्टैगफ्लेशन को कंट्रोल करना है, समृद्धि विहीन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, तो मांग वाले पॉइंट से नहीं काम चलने वाला है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम करने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मांग वाला मुद्दा ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को अपने खर्चे, स्पेंडिंग बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मुद्दा मांग वाला है ही नहीं। सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को टारगेट करना पड़ेगा, सरकार को स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि इस समस्या का समाधान होगा। यहाँ तक बात समझ में आया? स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस बार की एग्जाम के लिए। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आया? तो अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अगला टर्म जरा समझिएगा, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा इसमें। क्या है अगला टर्म, है श्रिंकफ्लेशन।
श्रिंकफ्लेशन। क्या है श्रिंकफ्लेशन? एक बात बताइए, बचपन से आप लोग देख रहे होंगे ना, आज 20-25 साल के होंगे आप लोग, पार्ले जी तो बचपन से ही खरीद रहे होंगे। हाँ, याद आ रहा है स्कूल में जब बिल्कुल छोटे थे, बच्चे थे, तो एक पार्ले जी का मैच खेले थे, दो लोग खड़े हो गए, एक पार्ले जी का मैच हो गया, ठीक है। पार्ले जी एक एग्जांपल के रूप में बस समझा रहा हूं। एक बात है, आज से 10 साल पहले भी, 10 इयर्स बैक भी पार्ले जी जो है वो 5 रुपए का मिल रहा था आपको। आज भी आपको पार्ले जी जो है वो 5 रुपए का मिल रहा है। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे क्या कि महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ी है बाकी चीजों में, तो फिर सर पार्ले जी में महंगाई क्यों नहीं बढ़ी? कल भी 5 रुपए का मिल रहा था, आज भी 5 रुपए का मिल रहा है, ना? आज भी 5 रुपए का पैकेट मिल रहा है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या किया जाता है, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है कि वस्तुओं के प्राइस नहीं बढ़ाए जाते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, पहले 5 रुपया में 16 बिस्किट देते थे, ठीक है, या तो मान के चलिए 10 बिस्किट देते थे, अब 5 रुपया में घटाकर उसको कितना कर दिए हैं, 6 बिस्किट। समझ में आया? यानी कि कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी ये तरीके अपनाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ कमोडिटी होते हैं ना, जो बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि इनके प्राइस में बढ़ोतरी करने से ना कस्टमर से इनको नोटिस करने लग जाता है। लेकिन क्या है, जैसे महंगाई बढ़ी तो महंगाई बढ़ी तो एक बात बताइए, पहले पैकेट में 10 बिस्किट दे रहे थे, कंपनी ने क्या किया, 1 बिस्किट कम कर दिया, 1 बिस्किट कम कर दिया, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप नोटिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पिछली बार भी 5 रुपया दिया था, इस बार भी आपने 5 रुपया दिया है। तो क्या हो गया, आप जरा सोच के देखिए, पहले क्या था, ये 5 रुपया में आपको यदि 10 बिस्किट मिल रहा है तो यानी कि पर बिस्किट आपको कितना प्राइस पड़ रहा था, आधा, मतलब 8 है ना, ठीक ना, 0.5 रुपीस। लेकिन अब क्या हो गया, उसने घटा के 8 बिस्किट कर दिए। अब एक बात बताइए, पर बिस्किट आपका कॉस्ट तो बढ़ गया ना, अब एक बिस्किट का आपको 0.6 या 0.7 रुपया देना पड़ रहा है। देखिए महंगाई है ना, महंगाई बढ़ी ना, पहले एक बिस्किट के लिए आपको 0.5 रुपया ही देना पड़ रहा था, लेकिन अब एक बिस्किट के लिए आपको 0.7 रुपया देना पड़ रहा है, तो महंगाई तो बढ़ी। लेकिन होलिस्टिकली यदि हम उस पैकेट को देखें तो वो पैकेट हमें 5 रुपया का ही दिखा। बात समझ में आया? इसी को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन के प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए क्या करती हैं कंपनियां, अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी में कमी कर देती है। यानी कि कंपनी क्या कर रही है, क्वांटिटी में कमी कर रही है, यानी कि मात्रा में कमी कर रही है, मात्रा में कमी कर रही है। तो इसी को क्या कहते हैं, जब मात्रा में कमी होता है तो हम इसी को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। एग्जांपल बताता हूं, एक बात बताइए, लेज का एक पैकेट खरीदने गए, लेज, ठीक ना, जिसमें क्या है 40% जो है वो चिप्स है और 60% जो है वो हवा है, ठीक ना, तो 60% हवा है, लेज का चिप्स का जो है वो पैकेट खरीदने गए, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। मान के चलिए पहले क्या हो रहा था कि आपको 20 रुपए में 50 ग्राम लेज दिया जा रहा था, 50 ग्राम लेज दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, महंगाई बढ़ रही है, तो सिंपल सी बात है महंगाई बढ़ रही है। अब क्या किया लेज ने, 2 महीने 3 महीने बाद जब महंगाई बढ़ी तो उसने क्या किया, 20 रुपया ही रखा इसका कीमत, 20 रुपया ही कीमत, 20 रुपया ही है। और इसने क्या किया, अब लेज के चिप्स में कर दिया क्या कि 20 रुपया में लेज चिप्स लो और 20% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, ये जो है वो अलग से ही दिखा दिया। और क्या किया, पहले जो 50 ग्राम दे रही थी इसके जगह क्या कर दिया, 40 ग्राम, 40 ग्राम वैसे कर दिया, और क्या कर दिया, लिख दिया 20% एक्स्ट्रा। तो 40 ग्राम प्लस 20%, यानी कि इस पैकेट का अब पूरा यानी कि इस पैकेट का अब पूरा कॉस्ट कितना हो जाएगा, और मतलब पूरा जो है वो वेट कितना हो जाएगा, 48 ग्राम, 40 ग्राम प्लस 20% एक्स्ट्रा यानी कि 48 ग्राम। अब ये कितने में बेच रहे हैं, 20 रुपया में, पहले 50 ग्राम बेच रहे थे, अब कितना बेच रहे हैं, 48 ग्राम बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। हमारे जैसे कस्टमर पहली बात तो इस चीज को नोटिस ही नहीं करते हैं,
करते। आपने ना श्रिंकफ्लेशन पढ़ लिया है तो आप इन चीज को नोटिस कीजिएगा, लेकिन आप लोग नोटिस नहीं करते हैं। हम लोग जाते हैं सिंपली 20 रुपए वाला पैकेट देना लेके चले आते हैं, तो पहली चीज तो हमने नोटिस नहीं की। फिर मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, बट ऑब्वियस है क्या कि महंगाई बढ़ रही है जब बाकी चीजों की, तो उसकी भी तो कीमत बढ़ेगी, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, बात को समझिए। अब क्या हुआ, अगर मान के चलिए आपने नोटिस भी कर लिया तो आप क्या सोचेंगे कि यार चलो कोई बात नहीं, 2 ही ग्राम तो कम हुआ, पहले 50 ग्राम मिल रहा था 48 ग्राम मिल रहा है चिप्स, तो दिक्कत क्या है? बात समझ में आया? फिर क्या हो गया, अगली बार आप गए ना जब खरीदने के लिए, तो ये 20% जो एक्स्ट्रा था ना, ये घट के अब आपको दिख रहा है 10% एक्स्ट्रा। अंदर कितना है, 40 ग्राम प्लस 10% एक्स्ट्रा, यानी कि कितना है टोटल 44 ग्राम। फिर उसके बाद अगली बार गए तो क्या हो गया, 10% एक्स्ट्रा वाला अवेलेबल रह गया, और क्या है अब आपको वही 20 रुपया में 40 ग्राम चिप्स मिलने लगा। देखा, यहाँ स्टार्ट हुआ था तो कितना था, 50 ग्राम था, घटते घटते 40 ग्राम तक पहुंच गया। यानी कि उसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उसी महंगाई का जो है प्रभाव, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, कंपनी अपने प्रोडक्ट में कमी करते रहते हैं। पार्ले जी 5 रुपया में पहले भी मिलता था, लेकिन बिस्किट्स ज्यादा थे, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, श्रिंक हो रहा है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, श्रिंकफ्लेशन। बात समझ में आया, श्रिंकफ्लेशन क्या है, ठीक ना? चलिए, जब श्रिंकफ्लेशन समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड एक और टर्म समझते हैं। ये क्या है, श्रिंकफ्लेशन के बाद एक और टर्म समझते हैं, दिस इज स्किम्पफ्लेशन। स्किम्पफ्लेशन, स्किम्पफ्लेशन, जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्किम्पफ्लेशन क्या है? स्किम्पफ्लेशन में क्या होता है कि मात्रा नहीं घटाई जाती है, क्वालिटी में कमी कर दी जाती है, क्वालिटी में कमी कर दी जाती है, इसी कारण ये जो है ना खराब हो जाता है, या फिर ये गलत होता है, क्वालिटी में गिरावट कर दी जाती है। जैसे कि मान के चलिए, एग्जांपल के रूप में मान के चलिए, कोई कंपनी है वो क्या कर रही है, पहले मान के चलिए आपको चिप्स बेच रही थी और वो ये क्लेम करती थी, मतलब वो बेच रही थी, और वो इस चिप्स को फ्राई करने के लिए मान के चलिए क्या है कि सरसों तेल का यूज कर रही थी, सरसों तेल का यूज कर रही थी, मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही थी, जिसके कारण क्या है उसको वही 100 ग्राम बेचने में खर्च जो है उसका कितना पड़ रहा था, मान के चलिए 50 रुपया पड़ रहा था, क्योंकि वो सरसों के तेल में फ्राई कर रही थी, सरसों के तेल में जो है वो चिप्स को भून रही थी। लेकिन क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है और ये अपना प्राइस नहीं चेंज करना चाह रही, ये क्या करना चाह रही है, क्या कि मैं 100 ग्राम 50 रुपया में ही बेचूं। क्यों? क्योंकि 50 से मैं जैसे ही 55 करूंगा तो लोग नोटिस करेंगे, कस्टमर्स जो है वो नोटिस करेंगे कि यार बताओ फिर से दाम बढ़ा दिया, बात समझ में आया, फिर से दाम बढ़ा दिया। तो वो क्या करेगी कि अब क्या करेगी, यही 100 ग्राम चिप्स वो सरसों तेल में न फ्राई करके पाम ऑयल में फ्राई करने लगी। अब इसके कारण क्या किया, उसने महंगाई के इंपैक्ट को कम कर दिया, अब उसका मार्जिन बन जा रहा है उतने में ही। लेकिन एक बात है, इसके कारण क्या हो गया, उन चिप्स की क्वालिटी गिर गई ना, बात समझ में आया? दूसरा एग्जांपल से समझिए, मान के चलिए क्या है कि पहले आप गए एक रेस्टोरेंट में गए आप घूमने के लिए, 2 एरो इसलिए बनाया मैंने क्योंकि आप अकेले नहीं गए हैं, आप उनके साथ गए हैं, समझ में आया? अकेले थोड़ी जाता है रेस्टोरेंट, के साथ गए, थोड़ा सा इंप्रेशन साथ में जो है वो डाइनिंग टेबल कैंडल लाइट डिनर पर गए हैं। क्या हुआ, आप जैसे ही रेस्टोरेंट में गए तो आपने देखा क्या कि एक दरबान वहां खड़ा था, उसने क्या किया, आपके लिए गेट खोला और क्या किया, नमस्ते किया आपको, क्या कि सर स्वागत है। आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपको अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उनको और ज्यादा अच्छा लगा, ठीक, तो इसलिए आपको और ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, आप गए आराम से रेस्टोरेंट में, आपने खाना पीना खाया और आपने उसके लिए पे किया, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, ये एक सर्विस थी ना, ये एक एडिशनल सर्विस थी कि किसी ने आपके लिए गेट खोला, ये एक एडिशनल सर्विस थी, ठीक है। अब अगली बार फिर आप गए, मान के चलिए फिर आप गए, इस बार क्या हुआ, आप गए उसी रेस्टोरेंट में, लेकिन इस बार आपको कोई गेट खोलने वाला नहीं मिला, नहीं किसी ने आपको नमस्ते किया। आप गए, आपने खाना खाया, आपने सेम प्राइस पे किया जितना पिछली बार था, सब कुछ सेम किया, बात समझ में आया? अब जरा यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ कि आपको जो सर्विस मिल रही थी उसकी क्वालिटी में कमी कर दी गई। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और वो रेस्टोरेंट जो है वो अपना प्राइस नहीं बढ़ाना चाह रही है, तो उसने क्या किया कि कुछ सर्विसेज कम कर दी,
यानी कि वो जो अलग से वो जो गेट खोलने वाले को और प्रणाम बोलने वाले को जो अलग से पैसा पे कर रही थी ना, कंपनी ने क्या किया, उसका जॉब ही खत्म कर दिया। तो वो जॉब खत्म कर दिया, उसको जॉब से बाहर कर दिया, तो कॉस्ट कटिंग हुई ना, उसका कुछ पैसा बचा ना। तो एक बात बताइए, आपको क्या हुआ, आपको प्राइस तो उतना ही देना पड़ा, लेकिन क्या हो गया, क्वालिटी में कमी। या फिर मान के चलिए क्या है, पिछली बार आप रेस्टोरेंट में गए थे तो आपको खाने के साथ साथ गिलास में पानी अलग से ऑफर किया गया, लेकिन इस बार आप गए ना तो आपको पानी नहीं ऑफर किया गया, आपको बोला गया क्या कि सर आपके ऑर्डर में वाटर बॉटल भी ऐड कर दूं। अब एक बात बताइए, वो जो वाटर का गिलास था वो एडिशनल सर्विस था जो आपको उसी सेम प्राइस में मिल रहा था, बात समझ में आया। लेकिन अब इस बार अगर आप वही सेम सर्विस लेना चाह रहे हैं तो आपको अलग से पे करना पड़ रहा है, या फिर उस सेम प्राइस में क्या है, अब आपको वो सर्विस नहीं मिल रही है, क्वालिटी गिर गई ना। इसी को कहा जाता है स्किल प्रोटेक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि मात्रा कम नहीं की जाती है, यहाँ क्या किया जाता है, क्वालिटी में गिरावट कर दी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा कि बचपन में जब आप 10 रुपया वाला, जैसे कि बचपन में जब आप 10 रुपया वाला वो जो डेयरी मिल्क खरीदते थे ना, डेयरी मिल्क कैडबरी डेयरी मिल्क खरीदते थे ना, तो उसमें चॉकलेट के चारों तरफ फॉइल होता था, नोटिस किया था। अब 10 रुपया वाला में जाके खोज के देखिएगा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन डेयरी मिल्क खैर तो शायद 10 रुपया में मिलता है, मिलता है 10 रुपया वाला डेयरी मिल्क मिलता है, एक बार देखिए। तो यानी कि लो प्राइसेस में क्या किया गया है, वो जो फाइल जो है उसको बाहर कर दिया गया है। बात समझ में आ रहा है, क्या हो गया, क्वालिटी में गिरावट की गई। बात समझ में आया, इसी को क्या कहते हैं, स्किल प्रोटेक्शन। यहाँ पर मात्रा में कमी नहीं की जा रही है, यहाँ क्वालिटी में कमी की जा रही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्किल प्रोटेक्शन। क्यों कमी की जा रही है, मुद्रास्फीति के प्रभाव को काउंटर बैलेंस करने के लिए। प्राइस नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो प्राइस सेंसिटिव होता है, अगर कीमत में बढ़ोतरी होगी ना तो कस्टमर नोटिस करने लग जाएगा। आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि जब मैगी ने अपने एक पैकेट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए की ना, उस टाइम बहुत सारे नए इंट्रेंट हुए, जैसे कि इप्पी नूडल हुआ, बाई बाई हो गया, और भी बहुत सारे नॉर वॉर पता नहीं कितने, जिन सब ने क्या किया, वो 10 रुपया वाला जो प्राइस सेगमेंट था उसमें उन लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए। बात समझ में आया, ठीक। तो वो प्राइस में चेंज के कारण कस्टमर जो होता है वो नोटिस करता है और बिजनेस को इससे नुकसान होता है। इसीलिए कई बार बिजनेस क्या करना चाहती है कि वो प्राइस ना बढ़ाकर प्रोडक्ट की मात्रा में कमी कर देगी या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी कर देगी। तो यदि वो प्रोडक्ट की मात्रा में कमी कर रही है, क्वांटिटी में कमी कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे श्रिंकफ्लेशन, और यदि वो अगर उसके क्वालिटी में कमी कर रही है, गुणवत्ता में गिरावट कर रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे स्किल प्रोटेक्शन। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक ना। ये दोनों क्या है, मुद्रास्फीति के प्रभाव को तो काउंटर कर रहे हैं। अगला आता है इसी से रिलेटेड, वो क्या है जरा समझिएगा, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल। या फिर इसी को कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। जरा समझिएगा क्या होता है इन्फ्लेशन स्पाइरल या वेज प्राइस स्पाइरल, बात को समझिएगा। स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, मान के चलते हैं कि मार्केट में मान के चलिए किसी भी कारण से महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ जाने के कारण क्या है कि मैं यदि मान के चलिए किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, महंगाई बढ़ गई है, तो यानी कि मेरी खरीद पाने की क्षमता प्रभावित हो रही है। मैं क्या कहूंगा अपनी कंपनी के ओनर से, मैं कहूंगा कि सर सैलरी में कुछ बढ़ोतरी कीजिए, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, सर इतने में कहां से काम चलेगा। तो आप क्या कीजिए, सर सैलरी में कुछ बढ़ोतरी कर दीजिए। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, वेज में बढ़ोतरी होती है। अगर यदि आप सरकारी नौकरी में, तो आप जानते हैं ना डियरनेस अलाउंस, डीए होता है ना, हर साल महंगाई में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है उस अनुरूप में आपके डीए में भी बढ़ोतरी होती है, डियरनेस अलाउंस। और फिर क्या होता है, कई लंबे समय तक जब ये डीए बढ़ता रहता है ना, फिर क्या किया जाता है, एक बार नया वो बना दिया जाता है, पे कमीशन बना दिया जाता है, और वो क्या करता है कि इन्फ्लेशन जितना बढ़ा है उस टाइम पीरियड में, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, ठीक ना। 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन आपने सुना होगा। पे कमीशन का काम ये भी होता है क्या कि जो सरकारी कर्मचारी है ना, उन सबके सैलरी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके क्या करो, कुछ हाइक कर दो। जो सिंपल सी बात है ना, महंगाई बढ़ रही है तो आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है ना। 30,000 रुपए आज से 5 साल पहले मैं कमा रहा था तो उस टाइम मैं बहुत अमीर माना जाऊंगा,
लेकिन आज यदि मैं 30,000 रुपए कमा रहा हूं तो बहुत वैल्यू नहीं है उसकी। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि 30,000 रुपए की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। वही पहले दिन की क्लास इन्फ्लेशन वाला याद कीजिए, इन्फ्लेशन की जो पहले कल की क्लास जो थी, बताया था ना, महंगाई बढ़ने से मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ? वेजेस बढ़े। क्यों? क्योंकि लोगों ने डिमांड किया। अब एक बात बताइए, वेज बढ़ने के कारण क्या हुआ? वेज बढ़ने के कारण लोगों के पॉकेट में पैसा ज्यादा गया, तो इन लोगों ने जाके मार्केट में डिमांड क्रिएट किया, डिमांड को बढ़ाया, जिसके कारण क्या हुआ? इन्फ्लेशन हुआ। फिर से इन्फ्लेशन हुआ, फिर से लोगों ने बोला क्या कि सर महंगाई फिर बढ़ गई है, फिर वेज बढ़ाइए, फिर वेज बढ़ाया, फिर मार्केट में जाके इन्होंने डिमांड क्रिएट किया, फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया। आपको नहीं लग रहा है ये एक चक्र चल रहा है? इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन स्पाइरल या वेज प्राइस स्पाइरल। अब इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या कि किसी ने वेज बढ़ाया, मतलब वेज बढ़ा किसी भी कारण से, सरकार ने जो है वो मान के चलिए कानून बनाया या फिर जो है कोई नोटिफिकेशन निकाला क्या कि अब दिहाड़ी मजदूरी कम से कम आपको 400 रुपए पर डे देनी पड़ेगी, मान के चलिए कानून बना दिया। इसके कारण क्या हो गया? लोगों की आमदनी बढ़ी। लोगों की आमदनी बढ़ी तो लोग क्या करेंगे? डिमांड क्रिएट करेंगे ज्यादा। डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना। डिमांड को इन्फ्लेशन समझा चुका हूं। महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? फिर से मांग बढ़ेगी क्या कि सर वेज बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गया है। तो इस महंगाई के लिए हमारी आय में भी तो कुछ वृद्धि कीजिए। बात समझ में आया? तो यानी कि ये चक्र हमेशा चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वेज प्राइस स्पाइरल। एक के कारण दूसरा, दूसरे के कारण तीसरा, और ये चक्र हमेशा चलते रहता है। ये बात भी समझ में आ गया? वेज प्राइस स्पाइरल किसको कहते हैं? चलिए अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अगला टर्म क्या है इसी से रिलेटेड, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला टर्म इसी से रिलेटेड है, इसको कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। वेज प्राइस स्पाइरल को अगर आप हिंदी में लिखना चाहें ना तो आप उसको लिख सकते हैं वेतन कीमत सर्कल स्पाइरल या चक्र, ठीक ना। या फिर इसको लिख सकते हैं मुद्रास्फीति चक्र, ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हैं। कहां थे हम? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि आयातित मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति। बात को समझिएगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, आयातित मुद्रास्फीति किसको कहते हैं। विश्व में लगभग ज्यादातर देश जो है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। इनफैक्ट कोई भी देश जो है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। सब देशों के पास सब कुछ नहीं है, उसको दूसरे देशों से कुछ ना कुछ मंगवाना ही पड़ता है। तो जब हम एज अ भारत, एज अ इंडिया, मैं यदि किसी दूसरे देश से कुछ मंगवा रहा हूं तो वो क्या है? वो भारत के लिए आयात है, वो भारत के लिए इंपोर्ट है। भारत से जब हम किसी दूसरे देश को बेचते हैं तो वो क्या है? वो है एक्सपोर्ट। भारत में मंगा रहे हैं तो वो क्या है? इंपोर्ट। बात समझ में आए? अब जरा बात को समझिए, यदि मैं बाहर से कुछ चीजें मंगा रहा हूं और उस बाहर से मंगाई चीज के कारण, या तो वो बाहर से मंगाई चीज मेरे यहाँ प्रोडक्शन में लागत है, इनपुट हो, रॉ मटेरियल हो, या टेक्निक हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, इसके कारण यदि मेरे यहाँ वस्तुओं के प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, इंपोर्टेड गुड्स के कारण या इंपोर्टेड सर्विसेज के कारण यदि मेरे यहाँ वस्तुओं के प्राइस में वृद्धि हो रही है, तो इस तरह की मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। यानी कि ऐसी महंगाई, ऐसी मुद्रास्फीति जो इंपोर्ट के कारण हो रही है, जो आयात के कारण हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, हम उसे कहेंगे आयातित मुद्रास्फीति। बात समझ में आ रहा है? इसे हम क्या कहेंगे? आयातित मुद्रास्फीति। क्लियर? ठीक, तो यह है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का एग्जांपल। ठीक है, जैसे भारत में आपको पता है, पहले ही समझा चुका हूं, भारत जो है वो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर नहीं है। तो हम क्या करते हैं? बाहर से हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, चाहे रूस से मंगाएं, चाहे सऊदी अरेबिया से मंगाएं, चाहे ईरान से मंगाएं, चाहे इराक से मंगाएं। तो ये जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हम मंगाते हैं, इसके कारण क्या हो जाता है? भारत में महंगाई बढ़ती है। अगर उनका इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाए तो भारत में बढ़ी हुई ये मुद्रास्फीति जो इंपोर्ट के कारण हो रही है, तो उसी को अलग से जो है वो एक टर्म के रूप में क्या लिख लेते हैं? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ये बात समझ में आ गई? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक ना। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, तो वो क्या है? वो है इन्फ्लेशन टैक्स।
मुद्रास्फीति कर, इन्फ्लेशन टैक्स। बात को समझिएगा, इन्फ्लेशन टैक्स किसको कहते हैं? इन्फ्लेशन टैक्स वास्तव में किसी तरह का टैक्स नहीं है। टैक्स क्या होता है? सरकार जो उसके नागरिकों से जो धन प्राप्त करती है उसको क्या कहते हैं? टैक्स। टैक्स के कारण क्या होता है? आपकी संपत्ति में कमी आती है। बात समझ में आया? मान लीजिए मैंने 30 लाख रुपया कमाया है इस साल में, तो 30 लाख कमाया तो क्या होगा? गवर्नमेंट मेरे को बोलेगी क्या कि चूंकि तुमने 30 लाख रुपया कमाया है इस पूरे साल में, तो तुमको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। ठीक है, मैं 20% के स्लैब में आऊंगा और 20% मेरे खुद से टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो टैक्स के कारण क्या हुआ? वो 30 लाख में से 20% जो मुझे सरकार को देना पड़ा, तो मेरी संपत्ति में कमी आई ना। तो टैक्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि संपत्ति में कमी आना। तो मुद्रास्फीति टैक्स या इन्फ्लेशन टैक्स वास्तव में कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आपको ये बात तो पता है ना कि मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण आपकी संपत्ति में कमी आती है या फिर संपत्ति में कमी दिखती है। क्यों? क्योंकि पहले 100 रुपया से मैं इतना सारा सामान खरीद पा रहा था, लेकिन अब उसी 100 रुपया से मैं इतना ही सामान खरीद पा रहा हूँ। तो एक बात बताइए, संपत्ति कम हो गई ना इतनी। बात समझ में आया? तो इन्फ्लेशन के प्रभाव के कारण मेरे मुद्रा की जो खरीद पाने की क्षमता कम हो रही है ना, उसी को बोलचाल की भाषा में, उसी को कई बार क्या, उसी प्रभाव को दर्शाने के लिए बोल दिया जाता है इन्फ्लेशन टैक्स। बात समझ में आया? तो अब अगर आपको एग्जाम में ये टर्म दिखे ना तो परेशान नहीं होना। इन्फ्लेशन टैक्स क्या है? इन्फ्लेशन का वह प्रभाव जिसके कारण संपत्ति में कमी दिखती है, जिसमें कमी होती हुई प्रतीत होती है। क्या कि आप उस समान संपत्ति से अब उतनी चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, उतनी चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं जितनी चीजें आप पहले खरीद पा रहे थे। तो इसी को क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन टैक्स। वास्तव में ये कोई टैक्स नहीं है, वास्तव में ये कोई टैक्स नहीं है, बस ये क्या कर रहा है? उसके प्रभाव को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इतने पर ही रखते हैं। एक बार जरा हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या टर्म देखा। क्यों? क्योंकि कई सारे टर्म देखे हैं ना, तो एक बार बस सरसरी निगाहों से इसको करते हैं रिवाइज। आज हमने स्टार्ट किया टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कारण के आधार पर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखा, ठीक ना? उसके बाद कॉस्ट पुश देखा और उसके बाद स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन देखा, ठीक ना? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के बाद हमने स्टार्ट किया इसके कारण देखे, उसके बाद हमने स्टार्ट किया टर्म्स। टर्म्स में सबसे पहला देखा हमने डिफ्लेशन, डिफ्लेशन जिसको अपस्फीति कहते हैं, यानी कि कीमत घट गई तो अपस्फीति। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा क्या है कि अपस्फीति किस कारण से होती है। इसके बाद हमने देखा अवस्फीति, डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन में क्या हो रहा था कि महंगाई तो बढ़ रही थी, लेकिन महंगाई बढ़ने की दर घट रही थी। दर जो है वो घट रही थी, दिख रहा है ना? 7.5%, 10% से घट गए, यहाँ भी घट गया, अपस्फीति। इसके बाद हमने देखा रिफ्लेशन, संस्फीति, यानी कि डिफ्लेशन के कारण घटते घटते फिर रिबाउंड होना, उसको हम क्या कहते हैं? संस्फीति। इसके बाद हमने देखा समृद्धि विहीन मुद्रास्फीति, यानी कि स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में हमने क्या देखा? तीन चीजें हो रही है, ग्रोथ जो है वो या तो रुक गया है या घट रहा है, लेकिन महंगाई बनी हुई है, बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। हमने क्या देखा कि ये फिलिप्स कर्व के अपोजिट था। फिलिप्स कर्व, इसमें क्या होता है? ऐसा रिलेशन होता है। हमने फिलिप्स कर्व को भी पढ़ा क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि फिलिप्स कर्व का क्रिटिसिज्म जो है वो मिल्टन फ्राइडमैन ने किया था, ठीक ना? फिर हमने क्या देखा क्या कि इसके कारण क्या थे स्टैगफ्लेशन के, और इसको दूर करने के लिए सरकार को करना क्या चाहिए। फिर हमने टर्म्स नए देखे। श्रिंकफ्लेशन क्या है कि जब क्या करो क्वांटिटी में कमी कर दो तो श्रिंकफ्लेशन है। इसके बाद जब क्वालिटी में कमी कर दो, क्वालिटी में कमी कर दो तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्किमफ्लेशन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इसके बाद हमने देखा इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या है कि महंगाई में बढ़ोतरी के कारण वेज में बढ़ोतरी, वेज में बढ़ोतरी के कारण डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने के कारण फिर से महंगाई बढ़ी। ये जो चक्र चलता रहता है इसी को कहते हैं हम वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, इसके बाद क्या हमने पढ़ा? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति। और फिर इसके बाद हमने क्या देखा? इन्फ्लेशन टैक्स। आयातित मुद्रास्फीति यानी कि आयात के कारण, किसी भी तरह के इंपोर्ट के कारण यदि मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो रही है तो हम उसे कहते हैं आयातित मुद्रास्फीति। और इन्फ्लेशन टैक्स क्या है कि इन्फ्लेशन का प्रभाव जिसके कारण ऐसा लगता है कि संपत्ति में गिरावट आ रही है तो हम उसको कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, आपसे अपेक्षा है कि आज ही एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, अभी 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे शाम में एक बार रिवाइज कीजिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। और जाके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, मैं भी डिस्कस करूंगा, दिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे तरह के आ रहे हैं, ठीक ना? कल की क्लास में अब हम देखेंगे कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि महंगाई है,
और फिर हम देखेंगे कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।